Hi, welcome back to Open Crash Course on CVT Political Science. We are targeting JNU or other such reputed institutions like DU, HU, BHU. So our planning in this lecture 3 is we are going to complete international relations, right? तो पूरा IR फिनिश करेंगे यहाँ पे, कुछ नहीं बचेगा IR का। तो इसको मैंने अगर आप क्वेश्चंस देखोगे, हम उसका थोड़ा एनालिसिस भी करते हैं अभी। तो लगभग इस लेक्चर को हमने 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट ए में हम क्या करेंगे, सारे आईआर के अप्रोचेस करेंगे, ठीक है। तो रियलिज्म लिबरलिज्म करेंगे, लेकिन रियलिज्म क्या था, वो आइडियलिज्म का रिस्पॉन्स था, मतलब आइडियलिज्म के ऊपर का एक रिएक्शन था। तो थोड़ा इन शॉर्ट आइडियलिज्म भी देखेंगे। तो आइडियलिज्म, रियलिज्म एंड लिबरलिज्म इन डेप्थ देखेंगे, पूरा का पूरा देखेंगे, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन आपके ऑप्शंस में कभी कभी अलग अलग थिंकर्स के भी नाम आ जाते। तो इनिशियली जो 7-8 स्लाइड्स होने वाले ना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले। आपके मोस्टली जो क्वेश्चंस अप्रोचेस पे आएंगे वो इनिशियली 7-8 स्लाइड्स में से ही आएंगे, ठीक है। मतलब जो इनिशियली हम क्या करेंगे, सारे आयर के अप्रोचेस इन ब्रीफ देखेंगे, ठीक है। पहले 7 से 8 स्लाइड्स में सारा, मतलब मार्क्सिज्म उसमें हो या डिपेंडेंसी थ्योरी, ये सब इन शॉर्ट, बस मतलब कौन से थिंकर से, कौन से बुक से, की कंसेप्ट क्या है। तो ऐसे एक टेबल बनाया हुआ है। तो पहले 5-6 स्लाइड्स में हम पूरा सारे थ्योरीज देखेंगे, और उसके बाद आपका आइडियलिज्म, रियलिज्म एंड लिबरलिज्म इन डेप्थ देखेंगे फिर, ठीक है, इस पार्ट ए में। फिर पार्ट बी में हम क्या करेंगे, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से करेंगे। यहाँ से भी अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो कोल्ड वॉर पे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो 2025 में 5, अब ये मैंने यहाँ पे मैच द पेयर्स के भी क्वेश्चन सेपरेटली काउंट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स पे लगभग 5, 4, 3, 2, 4, 2 बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। रियलिज्म के ऊपर भी हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो छोड़ तो कुछ भी नहीं सकते आप इस पूरे सिलेबस में, अगर देखोगे तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, इतना ज़्यादा है भी नहीं। तो इसके बाद कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हम पार्ट बी में देखेंगे। पार्ट सी में हम क्या करेंगे, अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस करेंगे, जैसे कि सार्क हो। सार्क के ऊपर भी लगभग हर साल 1-2 क्वेश्चंस, 3 भी आए थे लास्ट ईयर, उसके पहले भी 3 आए थे, ठीक है। नाम के ऊपर भी लगभग 21, 22, 23 में आया, लेकिन लास्ट 2 साल से नहीं आया। इसका मतलब अभी इस बार भी आ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लास्ट 2 बार नहीं आया है तो इस बार पूछ सकते हो लोग। ईयू और एशियान के देख पे, तो ईयूपी के ऊपर एक आया था 21 में, फिर 22 में नहीं आया, 23 में फिर से एक आया, 24 में नहीं आया, 25 में एक आया। तो 1 ईयर अल्टरनेटिव ईयू पे आ रहा है। एशियन के ऊपर भी ऐसा ही कुछ कहानी है, 21 में नहीं आया, 22 में भी नहीं आया, 23 में 2 पूछे, 24 में 1 पूछा, 25 में 1 पूछा, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक एक फिर कुछ नहीं पूछा था 23 में, फिर 4 पूछे, फिर 1 पूछा, ठीक है। इंडिया यूएस लगभग एक 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 आ रहा है, 25 में नहीं आया था। इंडिया चाइना नहीं पूछा है अब तक, ठीक है। लास्ट ईयर बस एक क्वेश्चन आया था, पता नहीं इस बार फिर से आ भी सकता है, नहीं भी। और कुछ मिसलेनियस 21 में बहुत ज्यादा आए थे, गेम थ्री, ब्रिक्स वगैरह वगैरह कुछ कुछ पूछते रहते थे। तो ये आपका टोटल ओवरऑल अगर एनालिसिस देखें तो ये है, ठीक है। तो हम अभी सो लेट्स स्टार्ट। सो आईआर की अगर थीरीज को देखें तो कुछ थेरीज है जो स्टेट को बोलती है प्राइमरी एक्टर। एक तो कुछ बोलेंगे बहुत सबसे इंपॉर्टेंट एक्टर बस स्टेट ही है, कुछ बोलेंगे स्टेट इंपॉर्टेंट एक्टर है, ठीक है। तो इसमें फिर ह्यूमन नेचर के ऊपर आ जाते हैं कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश है और गुड है। तो सेल्फिश कौन कौन बोलते हैं, रियलिज्म, न्यू रियलिज्म। गुड ह्यूमन नेचर है तो फिर स्टेट भी गुड है, तो इस तरीके से न्यू लिबरलिज्म, लिबरलिज्म, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा डिवाइड हो जाता है। स्टेट इज नॉट अ प्राइमरी एक्टर, ठीक है, बाकी के भी बहुत सारे एक्टर्स होते हैं। तो ये पोस्ट कोलोनिज्म, मार्क्सिज्म, उसमें फिर फेमिनिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सब वो बोलेंगे कि ओवरऑल सब मतलब कंस्ट्रक्ट है, कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा डिपेंडेंसी थ्योरी यहाँ से ये शॉर्ट मतलब बस डिवाइड किया जा सकता है ऐसे थ्योरीज को। इसको बहुत अच्छे से बाद में देखेंगे हम, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। क्लासिकल रियलिज्म अगर हम देखें तो उसमें हैंस मॉर्गन तो आता है, ठीक है। ईएच का 20 इयर्स क्राइसिस, मैकियावेली, हॉब्स, थुसिडिडिस, ये सब थिंकर्स आते हैं। मॉर्गन का पॉलिटिक्स अमंग नेशन बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछते हैं। ईएच का 20 इयर्स क्राइसिस पूछते रहते हैं। 20 इयर्स क्राइसिस मतलब उन्होंने क्या किया था, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वर्ल्ड वॉर 2, इस जो इसके बीच का जो टाइम है ना, लगभग 20 साल, उसको बोला है 20 इयर्स क्राइसिस, कि कैसे ये क्राइसिस लीड किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसमें सब पूरा क्रिटिसिज्म है आइडियलिज्म का, जो वुड्रो विल्सन का 14 पॉइंट्स प्रोग्राम वगैरह ये सब था। तो इनका कहना क्या है कि जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के जो रूट्स होते हैं ना, ह्यूमन नेचर में होते हैं। ह्यूमन नेचर सेल्फिश होता है, ग्रीडी होता है, जैसे हॉब्स बोलता था, मैकियावेली बोलता था, ठीक है। लस्ट फॉर पावर होती है, एनिमस डोमिनेंटी ऐसे बोल सकते हैं इसको। जंगल का जो रूल होता है ना कि सबसे ज्यादा पावरफुल वो डोमिनेट करेगा, उस तरीके से होता है। वैसे ही स्टेट का भी सब नेचर होता है, क्योंकि एट द एंड स्टेट में कौन है, सब ह्यूमन ही है। तो नेशनल इंटरेस्ट है सबसे ऊपर, मोरल ड्यूअलिज्म, ऐसे कोई यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स नहीं होते। मॉर्गन तक के 6 प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है,
तो पूरा पूरा स्टेट से एंट्री किए हुए है, ठीक है। न्यू रियलिज्म में केनेथ वॉल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इनका बुक था। तो ये बोलते हैं कि ह्यूमन नेचर नहीं, मतलब ह्यूमन नेचर मतलब इनसाइड आउट, ह्यूमन के अंदर देख रहे हैं और वो ऊपर बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन न्यू रियलिज्म क्या कहता है, आउटसाइड इन, मतलब स्ट्रक्चर डिक्टेट कर रहा है हमारी जो पॉलिसीज है या जो भी हो रहा है। जैसे कि कोल्ड वॉर टाइम में अगर देखें तो कोल्ड वॉर जो हो रहा था, जो अलग अलग दो ब्लॉक्स बने थे, वो डिसाइड कर रहे थे ना इंडिया क्या स्टैंड ले रहा है। इंडिया डिसाइड कर रहा है कि हम नहीं ज्वाइन करेंगे भाई ये। तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट एक रीजन था स्ट्रक्चर जो बना हुआ था, जो नाम का पूरा नॉन अलाइंड मूवमेंट सारा पूरा आया, ठीक है। तो वो बोलेंगे कि स्ट्रक्चर जो है वो पूरा सिस्टम एनार्किक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एनार्की, पूरा स्ट्रक्चर एनार्किक है। और उसमें फिर एक स्टेट्स आर यूनिटरी एक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट। और बिलार्ड बॉर्ड मॉडल यहाँ पे है, ठीक है। तो बिलार्ड बॉल मॉडल क्या है कि जैसे वो हर एक बॉल जो होता है ना वो एक इंडिपेंडेंट है, वो नहीं मैटर, वो नहीं देख रहा मतलब कि बाकी के स्टेट क्या कर रहे हैं या ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है। तो वो अपने अपने हिसाब से डिसीजंस ले रहा है, कोई एक ऐसे यूनिवर्सल मोरालिटी वगैरह नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो एनार्की, सेल्फ हेल्प, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सारे अपने अपने ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। पोलैरिटी, यूनिपोलर बाइपोलर वर्ल्ड। तो बाइपोलर वर्ल्ड होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स का पूरा स्टडी इसमें केनेथ वॉल बोलता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज वगैरह ये सब बातें करते हैं, ठीक है। देन डिफेंसिव रियलिज्म, डिफेंसिव रियलिज्म में फिर अगेन केनेथ वॉल्ट ही आता है, स्टीफन वॉल्ट या ये सब आते हैं। तो इसमें वो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे शायद जर्विस भी आता है। तो ये सब मतलब बोलते हैं कि स्टेट जो है सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए ट्राई कर रहा है। मतलब टू मच पावर भी काउंटर प्रोडक्टिव है, क्योंकि वो ट्रिगर करेगी बाकी के लोग भी ये करेंगे। तो इसीलिए वो फिर सारा जो है वो अलायंस वगैरह फॉर्मेशन, फिर बैलेंस ऑफ पावर, सिक्योरिटी डिलेमा, डिफेंसिव बायस, ये सब यहाँ पे आता है। देन ऑफेंसिव रियलिज्म, ये है मर्शमर। मर्शमर का बुक था द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। तो इसमें क्या बोलता है कि स्टेट जो है ना सिक्योरिटी के लिए नहीं, खुद की पावर मैक्सिमाइज करने के लिए पूरा पावर को वो बस गेन करते रहते हैं। सो ओनली वे टू सिक्योर इज मतलब रीजनल हिजमॉन बनना पड़ेगा। रीजनल हिजमॉन जब तक नहीं बनोगे आप, तब तक आप सिक्योर नहीं रहोगे, ठीक है। तो चाइना जो भी करने का ट्राई कर रहा है, या ऐसे बोला जाता है कि इंडिया भी एक रीजनल हिजमॉन बनने का ट्राई कर रहा है। तो इस तरीके से रीजनल हेजमॉन बनना पड़ेगा आपको इस तरीके से। तो हेजमनी, बग पासिंग, स्टॉपिंग पावर ऑफ वाटर एक्सेट्रा, मतलब एग्रेसिव इंटेंट यहाँ पे सारा होता है। तो इस तरीके से ये ऑफेंसिव रियलिज्म। आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे, कौन सा थिंकर, एक दो बुक आएगा, कौन सा थिंकर कौन से थ्योरी से बिलोंग करता है वगैरह। उसके बाद न्यू क्लासिकल रियलिज्म, इसमें फरी जकारिया, ठीक है, गेडियन रोज या रैंडल शाउलर। तो ये सब आएंगे। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल और डोमेस्टिक इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इन दोनों के वेरिएबल्स को कंबाइन करेंगे। तो स्ट्रक्चर इज अ ड्राइवर बट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ सॉर्ट ऑफ फिल्टर जैसा काम करता है, ठीक है। तो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, इलाइट परसेप्शन, इलाइट का जो रोल रहा है लीडर्स का अलग अलग, स्टेट सोसाइटी रिलेशन कैसे है, तो इन सबको भी लेके आते हैं। स्ट्रेटेजिक रियलिज्म, इसमें थॉमस शेलिंग, इनका स्ट्रेटेजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बुक था। फोकसेस ऑन रैशनल डिसीजन मेकिंग। तो रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी भी आप शायद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपके आपके आप पढ़ सकते हो। इंस्ट्रूमेंटल बार्गेनिंग या डिप्लोमेसी एज अ बार्गेनिंग, तो कैसे स्टेट बार्गेन कर रहे हैं, जैसे अलग अलग ट्रेड पैक्ट्स होते हैं, जैसे अभी इंडिया यूएस ट्रेड पैक्ट के अलग इश्यूज चल रहे हैं, तो कैसे बार्गेन कर रहे हैं। तो इसमें गेम थ्री के ऊपर 2021 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, डिटरेंस। तो ये सब यहाँ पे आएगा। फिर मर्केंटाइलिज्म एक इकोरियलिज्म का एक पार्ट है, कि इसमें अलेक्जेंडर हैमिल्टन या फ्रेडरिक ये सब आते हैं। नेशनल सिस्टम ऑफ अ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इनका बुक था कि इकोनॉमी इज अ वर्जन ऑफ रियलिज्म, वेल्थ इज अ मीन्स टू पावर एंड ट्रेड शुड बी रेगुलेटेड फॉर नेशनल स्ट्रेंथ। तो ये सब अमेरिका फर्स्ट या मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वगैरह वगैरह, ये सब तो मतलब तो कहाँ से आ रहा है ये सब, ठीक है। तो जीरो सम गेम की तरह देखा जा रहा है, मतलब खुद का गेन मतलब दूसरे का लॉस है, उस तरीके से मतलब उस तरीके से पूरा ये इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म यहाँ से आता है, ठीक है। और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप करना है ये सब। तो ये पूरा था रियलिज्म। तो उसके बाद इसके बाद भी हम रियलिज्म बहुत अच्छे से इन डेप्थ देखने वाले हैं। ये सब जस्ट इन ब्रीफ में करा रहा हूँ, ठीक है। लिबरलिज्म में अगर हम देखें तो उसमें पहले आइडियलिज्म या लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म एक स्कूल है, उसमें वुड्रो विल्सन, इमैनुअल कांट, इसका परपेचुअल पीस थ्योरी था। वुड्रो विल्सन का 14 पॉइंट जो स्पीच था, यहाँ से कलेक्टिव सिक्योरिटी के ऊपर फोकस है, इंटरनेशनल लॉ, मोरालिटी, परमानेंट पीस थ्रू फेडरेशन। तो इन्होंने लीग ऑफ नेशन इस्टेब्लिश की, बोले कि कलेक्टिव सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करेगा वो, एक के अगेंस्ट कुछ कोई एक्सट्रीम स्टेप्स गएगा तो बाकी सारे नेशंस एक साथ आएंगे। तो इस तरीके से ये पूरा इनका फोकस रहता है। उसमें फिर न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म है, जिसमें रॉबर्ट क्योन, जोसेफ ना, ये सब पावर एंड इंटरडिपेंडेंस इनका बुक था, आफ्टर हेजेमनी बुक है। तो ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं कि मल्टीपल डोमेन्स में इंटरडिपेंडेंस रहता है, नॉट जस्ट मतलब ट्रेड है, कल्चर है, एजुकेशन है, बाकी बहुत सारे डोमेन्स में है। और एक
एब्सोल्यूट गेन्स, कोऑपरेशन अंडर एनार्की, तो एनार्की में भी कोऑपरेशन पॉसिबल है वगैरह, इन सब की ये बातें करते हैं। देन डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, इसमें माइकल डॉयले या ब्रूस रुसेट ये सब आता है। तो ये कांट से इन्फ्लुएंस है। कांट का जो परपेचुअल पीस थ्योरी था ना, कांट क्या बोलता था कि जैसे ट्रेड बढ़ेगा, अगर ट्रेड रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है दोनों देशों के अंदर, तो उनमें वॉर नहीं होगा। तो इस तरीके से सब ट्रेड फैलना चाहिए वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। तो इस तरीके से लिबरल लिगेसी है, या जो मतलब पूरा जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं उसमें जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो होंगी ना, वो वॉर, एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे डोमेस्टिक प्रेशर होता है, वॉर तो अच्छा होता नहीं, तो लोग नहीं चाहेंगे वॉर हो, क्योंकि सब केओस होगा, इश्यूज आएंगे, सब ये सब वहां से आता है, ठीक है। तो डेमोक्रेसीज डू नॉट फाइट ईच अदर, एंड इंस्टीट्यूशनल एंड नॉर्मेटिव कंस्टेंट्स होते हैं डेमोक्रेसी में। तो इस तरीके से ये पूरा बोलते हैं। अब लिबरलिज्म का अगर हम देखें तो इसमें इमैनुअल कांट, परपेचुअल पीस, ठीक है, एक रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन लीड टू पीस, इस तरीके से वो लिखता था, वहां से ही इन्फ्लुएंस हुए बाद में माइकल डॉयल वगैरह। तो नॉर्मन एंजल था, ग्रेट इल्यूजन, वॉर इज इकोनॉमिकली फ्यूटाइल है, तो वॉर मतलब अगर स्टेट को रैशनल एक्टर अगर हम माने, रैशनल चॉइस थ्योरी में बिलीव करे, तो फिर अगर वॉर एट दिन सबका ही लॉस होना है, तो मतलब वॉर पे क्यों जाएंगे स्टेट, इस तरीके से ये थ्योरी थी, ठीक है। उसको अगर हम रियल लाइफ में भी देखें तो मतलब पहले क्या था, यूके बहुत पावरफुल था, फ्रांस बहुत पावरफुल था, इटली, ये सब नेशंस ही ज्यादा पावरफुल थे ना, ये कॉलोनीज, इनकी पूरे वर्ल्ड ओवर कॉलोनीज थी सारी, स्पेन वगैरह इन सब की। लेकिन वर्ल्ड वॉर कहाँ पे हुआ है, प्राइमरली यूरोप में हुआ है। सेकंड वर्ल्ड वॉर भी कहाँ पे हुआ है, यूरोप में हुआ। तो उनका जो डिस्ट्रक्शन हुआ उसके बाद ही फिर रशिया एंड यूएसए के लैंड पे तो कभी और कोई वॉर हुआ ही नहीं है, तो उनका कोई बड़ा लॉस कभी नहीं हुआ है। तो ठीक है, तो आज वो डोमिनेट कर रहे हैं, क्यों डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको कभी झेलना ही नहीं पड़ा है, ठीक है। तो जो भी वॉर हुआ है, जो भी डिवास्टेशन हुआ है, वो सारा यूरोपियन कंट्रीज में हुआ। तो वंस दे वर ह्यूज, मतलब ग्रेट पावर्स थे, लेकिन अभी नहीं है। तो ये सब क्या होता है, वॉर मतलब पूरा फ्यूटाइल कर देता है इस तरीके से। डेविड मिटनी का वर्किंग पीस सिस्टम, इसमें वो फंक्शनलिज्म की बात करता है। आपके एग्जाम में बस फंक्शनलिज्म कौन है या वगैरह ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कौन थिंकर कौन सी थ्योरी को बिलोंग करता है। कार्ल ड्यूश का पॉलिटिकल कम्युनिटी या सिक्योरिटी कम्युनिटी की वो बात करता है, साइबरनेटिक्स वगैरह। एंड हर्स का न्यू फंक्शनलिज्म, स्पिल ओवर इफेक्ट, कि एक डोमेन में अगर आप कॉपरेट करोगे तो बाद में बाकी के डोमेन में स्पिल ओवर करेगा। जैसे यूरोपियन यूनियन का जो पूरा फॉर्मेशन है ना, इससे स्टडी किया जा सकता है कि कैसे स्टार्टिंग में उन्होंने कोल एंड इकोनॉमिक कम्युनिटी की तरह स्टेब्लिश किया, बाद में फिर धीरे धीरे वो ट्रेड में चले गए, फिर धीरे धीरे करेंसी एक हो गई, फिर बाद में पूरा वो वीजा फ्री जोन हो गया। तो कैसे कैसे धीरे धीरे स्पिल ओवर हुआ है, ठीक है। जॉन बर्टन का वर्ल्ड सोसाइटी अप्रोच, कॉबवेब मॉडल है। कॉबवेब मॉडल जो है वो बिलार्ड बॉल मॉडल के अगेंस्ट है। यहाँ पे कैसे है कि इन्फ्लुएंस कर रहा है सब चीजें एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे के एक्शंस इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। केवन अन्नाय का पावर एंड इंडिपेंडेंस, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है। माइकल डॉयले का लिबरलिज्म एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स में डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी वो बोलता है। फ्रांसिस फुकुयामा का उसमें एंड ऑफ हिस्ट्री, ये सब ट्रिम्प ऑफ लिबरलिज्म, कोल्ड वॉर का मतलब हो गया, अब हिस्ट्री एंड होगी, मतलब बाकी अब कोई बचा नहीं, मतलब एक ही थ्योरी बचेगी अब, लिबरलिज्म, इस तरीके से वो बोलता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ये था। देन मार्क्सिस्ट स्कूल जो है उसमें कार्ल मार्क्स, लेनिन कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वर्कर्स ऑफ ऑल वर्ल्ड यूनाइट, तो ऑल ओवर वर्ल्ड के वर्कर्स को बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये सब नेशन वगैरह, ये सब आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है, इस तरीके से बातें वो करते हैं, ठीक है। ये सब बुर्जुआजी ने बनाया हुआ है अपना अपना मार्केट प्रोटेक्ट करने के लिए, इस तरीके से वो बोलते हैं। इंपेरियलिज्म द हाई स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, लेनिन का है इसमें, मतलब क्लास कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, इंपेरियलिज्म एज एन एक्सटेंशन ऑफ कैपिटलिज्म, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। देन इसी में ही अलग अलग स्कूल्स भी है, जैसे डिपेंडेंसी थ्योरी जो है, एजे फ्रैंक है, ठीक है। ये लैटिन अमेरिकन स्कॉलर थे। समीर अमीन जो है वो सॉर्ट ऑफ अफ्रीकन वगैरह स्कॉलर्स, ये सब क्या बोल रहे हैं कि ये जो पूरा मॉडल है कोर सेमी पेरिफेरी ऐसे डिवाइडेड है। कोर में कौन आएंगे, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज है, यूएस है, यूके है, या ये सब यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रीज है, जापान भी यहाँ पे आएगा। तो ये सब कोर कंट्रीज है ना यहाँ पे, और पेरिफेरल मतलब जो बहुत ही मार्जिनलाइज कंट्रीज है, अफ्रीकन कम्युनिटी, युगांडा वगैरह, सुदान वगैरह, ये सब ले सकते हो आप, ठीक है। इंडिया भी पहले सॉर्ट ऑफ पेरिफेरल ही नेशन था, अभी थोड़ा बहुत सेमी पेरिफेरी, मतलब कुछ सेक्टर्स में हम सेमी पेरी में आएंगे, जैसे कि सर्विस सेक्टर में हम सेमी पेरिफेरी में आएंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हम पेरिफेरी में चले जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना मैन्युफैक्चरिंग डेवलप्ड है नहीं। तो इस तरीके से कैसे हमेशा जो रिसोर्सेस है वो पेरिफेरी से कोर की तरफ चले जाते हैं, और जो गुड्स जो है जो वो कोर से पेरिफेरी की तरफ चले जाते हैं। तो गुड्स जब बेचे जाएंगे तो सारा पैसा फिर से रिसोर्सेस सारा कोर की तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से जो ये डेवलप्ड कंट्रीज है ना, इनका डेवलपमेंट जो है ना, ये जो पुअर कंट्रीज है, मार्जिनलाइज कंट्रीज है, अनडेवलप्ड कंट्रीज है, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, इनके एक्सप्लॉइटेशन के ऊपर इनका वेल्थ डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इन्होंने खुद से कुछ ऐसा बहुत बड़ा कुछ किया नहीं है ना, मतलब यूके वगैरह इन सब हम सब कॉलोनीज थे, तो हमसे हमें लूटा है पूरा ड्रेन, जो वेल्थ का ड्रेन, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है वो पूरा दादा भाई नौरोजी वगैरह सब क्या कहते थे, यही तो कहते थे, ठीक है। तो देन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी एक आता है, इसमें इमैनुअल वॉलरस्टीन, ठीक है। तो इसको ही और अच्छे से डेवलप किया, मतलब पहले बस
पेरिफेरी एंड कोर की बात हो रही थी, यहाँ पे सेमी पेरिफेरी ऐड हो गया है, ठीक है। तो ग्लोबल डिवीजन ऑफ लेबर की बात की है, कैसे वहाँ का जो लेबर होता है वो मैन सोफिस्टिकेटेड, एकदम हाई टेक्नोलॉजी, हाई स्किल्ड, और जो डर्टी इंडस्ट्रीज होती है वो सब बाकी कंट्रीज में शिफ्ट की जाती है। जैसे बांग्लादेश में पूरा बाकी की जो क्या बोलते हैं उसको, अ, कपड़े की वगैरह जो इंडस्ट्री पूरी लगा दी, मतलब जहां से पोल्यूशन हो सकता है, या लीदर इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे हो, या यहाँ से जो पोल्यूशन होता है जिसको डर्टी इंडस्ट्रीज बोला जाता है, अलग अलग केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्रीज वगैरह, ये सब हमारे यहाँ पे लगा देंगे जहाँ से पोल्यूशन होता है या जहाँ से डर्ट निकलता है। तो ये सब मतलब लो स्किल जॉब्स यहाँ पे होंगे। तो इस तरीके से, ठीक है। और फिर न्यू मार्क्स ग्रामसिज्म इसमें है, रॉबर्ट कॉक्स जो ग्रामसी से इन्फ्लुएंस थे, तो वो मतलब हेजुमनी की बात करेंगे, कंसेप्ट प्लस कोएर्शन कैसे है, हिस्टोरिक ब्लॉक, थ्योरी इज ऑलवेज फॉर समवन एंड फॉर सम पर्पस, ये कोट आता है अलग अलग एग्जाम्स में। तो इस तरीके से ये सारी थीरीज थी, ठीक है। तो इसमें भी और अगर देखेंगे तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म आता है। तो कंस्ट्रक्ट मतलब हर जो चीज है ना वो कंस्ट्रक्ट है, वो हमारे दिमाग का एक कंस्ट्रक्ट है। उसमें अलेक्जेंडर वेंडट हो, निकोलसोनोफ हो, फ्रेडरिक क्रैटोचुइल हो। तो इसमें सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। तो इसमें एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, मतलब एक स्टेट्स ने तैयार किया हुआ एक मतलब ये लोगों ने तैयार किया हुआ एक कंस्ट्रक्ट है। आइडेंटिटीज एंड इंटरेस्ट, ये सब नॉर्म्स, ये सब इन्फ्लुएंस, ये सब शेप करते हैं इसको, और ये सब सोशल कंस्ट्रक्ट है एट द एंड, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से वो बोलते हैं। इंग्लिश स्कूल जो है उस इसको सोसाइटी स्कूल भी बोला जाता है, सोसाइटी मॉडल बोला जाता है, एक एनार्किकल सोसाइटी, ये बुक इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल सोसाइटी की वो बात कर रहे हैं, ठीक है। सोसाइटल एनार्की है, इस तरीके से वो बात कर रहे हैं। ऑर्डर वर्सेस जस्टिस है, डिप्लोमेसी एंड ग्रेट पावर्स एज इंस्टीट्यूशंस। तो इस तरीके से इसमें हेडली बुल, मार्टिन वाइट, ये सब इंपॉर्टेंट है। देन क्रिटिकल थियरी में फ्रैंकफर्ट स्कूल आता है, ठीक है। इसमें एंड्रयू लिंकलेटर, जर्गन हेबरमास। तो ये क्या करे, इमेंसिपेशन की बात करते हैं कि एट दिन ये सब खत्म तो करना है, एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, या जो भी हायरार्किकल रिलेशन है। तो इसमें कैसे कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी हो, क्रिटिक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी, ये सब थ्योरीज जस्ट मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, लेकिन उसको कहाँ सॉल्व होगा वो, मतलब उसको एकदम रूट में तो जा नहीं रही, ऊपर ऊपर से आर्टिफिशियली बस उसको एड्रेस करने का ट्राई कर रही है वगैरह वगैरह। तो फेमिनिज्म जो होता है उसमें लिबरल, रेडिकल, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है। इसमें एन टिकनर, इन्होंने मॉर्गन के 6 प्रिंसिपल्स को पूरा बोला कि मैस्कुलिन है पूरे प्रिंसिपल, उसको फिर चेंज कर दिया पूरा, ठीक है। उनका बुक था जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, या सिंथिया एंड का बनानास बीचेस एंड ये सब बेसिस, इसमें भी वो पर्सनली से इंटरनेशनल इस तरीके से आगे एक्सटेंड करते हैं। तो ये सब कुछ फेमिनिस्ट आईआर के थिंकर्स है, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म डिकंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, जो भी है डिकंस्ट्रक्ट करो, ठीक है। मेटा नैरेटिव्स को पूरा रिजेक्ट कर देंगे, लिबरलिज्म, आइडियलिज्म, मार्क्सिज्म, ये सब इसको सबको रिजेक्ट करने के, सबको क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो इसमें फूको या रिचर्ड एस्ले सब पॉवर्टी ऑफ न्यूरलिज्म ऐसे लिखा, पूरा न्यूरलिज्म को क्रिटिसाइज कर दिया। कंस्ट्रक्शन मतलब पूरा पावर नॉलेज, ये जो पूरा फुको लेके आता है ना, कि कैसे नॉलेज क्या होता है, जो जो पावर में है लोग वो जो बोलेंगे वो नॉलेज है, वो कॉमन सेंस है, हम तो उसको बस फॉलो करना है, ठीक है। और कैसे उसी नॉलेज का यूज करके लेजिटिमाइज किया जाता है रूल को, और वो पावर में रहते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों का रिलेशन चलता रहता है। तो मेटा नैरेटिव्स जो भी है सारे, उसको सबको रिजेक्ट करना है, ये हमें मतलब ब्लाइंड बनाते हैं, आइसोलेट बनाते हैं, या ठीक है। तो इस तरीके से जेनोलॉजी ऑफ स्टेट ये सब यहाँ पे आएगा। देन पोस्ट कॉलोनियलिज्म, जो सबल्टन स्टडीज है, एडवर्ड्स है, होमी बाबा, हमारे यहाँ पे जो इंडियन बहुत सारे स्कॉलर्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है। गायत्री चक्रवर्ती, स्पिवाक वगैरह ये सब यहाँ पे आएंगे। ओरिएंटलिज्म या ये सब बुक इंपॉर्टेंट है। तो ये मतलब ओरिएंटलिज्म मतलब कैसे वेस्ट हमेशा हमें एज अ सब्जेक्ट की तरह देखा है, मतलब हमारे यहाँ पे कोई थ्योरी बिल्डिंग नहीं होता है, हम बस एक सब्जेक्ट है वो हमें आके स्टडी करेंगे, और मतलब हमारा कल्चर इंफीरियर है, वो बहुत सिविलाइज्ड है, हम अनसिविलाइज्ड है। तो इस तरीके से कैसे हमेशा वेस्टर्न थिंकर्स या वेस्टर्न स्कॉलर्स, जो नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड है, ग्लोबल साउथ है, या अंडर डेवलपिंग वर्ल्ड है, उसको कैसे देखता आ रहा है ओरिएंटल्स। तो इस तरीके से, ठीक है। और यूरोसेंट्रिज्म मतलब उनका स्टैंडर्ड होता है, हमें बस उनको कॉपी करना है, मतलब यार क्या है, मतलब डेवलप्ड नेशन बनना है, क्या है डेवलप्ड नेशन, मतलब डेवलप नेशन मतलब यूरोप जैसा बनना है, या यूएस जैसा बनना है, नो ग्लोबल नॉर्थ जैसा बनना है, भाई। मतलब ये तो सब मुझे तो फुलिश लगता है। मतलब अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे एक बहुत अच्छी यूट्यूब पे सीरीज है, शायद आई थिंक प्रोफेसर लाल, पता नहीं, मैं शायद इसके डिस्क्रिप्शन में लिख दूँ वो। तो उसमें वो यही बोल रहे हैं ना कि आप डेवलप नेशन बनना चाहते हो, अगर डेवलप नेशन मतलब बस अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ है, तो ठीक है, आई एम एग्रीइंग विथ यू। लेकिन आप वो जो कंस्ट्रक्ट बना के रखा हुआ है, मतलब आप बोल रहे हो कि 2047 तक मुझे
डेवलप्ड नेशन बनना है। आप जब तक 2047 तक पहुंच जाओगे तब तक ये यूएस यूके तो और आगे निकल चुके होंगे, फिर आप उनको और मतलब चेस करोगे, जब तक आप उनकी तरफ पहुंच जाएंगे और आगे निकल चुके, ये तो कभी खत्म नहीं होने वाला। तो हम उनकी हिस्ट्री जी रहे हैं, मतलब उनके वो जो अभी 100 ईयर्स पहले उनके यहाँ पे जो था वो हम अब जी रहे हैं। तो ये सब हमें छोड़ना पड़ेगा, इस तरीके से हमें खुद का डेवलपमेंट है, खुद का जो यहाँ पे रूटेड मॉडल खड़ा करना पड़ेगा, इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, पूरा पोस्ट कॉलोनियल नियल या मतलब ये सब, आई थिंक प्रोफेसर विनय लाल या ऐसे कुछ नाम है उनका। ठीक है, रवीश ने भी उनके ऊपर एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उनकी लाइब्रेरी के ऊपर, तो मुझे जितना याद आ रहा है। सो सिक्योरिटी डिलेमा, जॉन हर्स रियलिस्ट थिंकर है, मतलब वो बोलते हैं कि इंक्रीज इन वन स्टेट सिक्योरिटी मेक्स अदर्स फील लेस सिक्योर। तो यहाँ से क्या करेगा वो, फिर से अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए फिर से कुछ करेगा। तो ये पूरा सिक्योर मतलब जैसे कि इसका एग्जांपल दे दे, सपोज इंडिया ने कुछ यूएस से S-400 लिया, तो चाइना ने भी लिया। ठीक है, अब हम दोनों का लेके फिर पाकिस्तान फिर यूएस के पास चला जाएगा, वो और कुछ लेगा। तो इस तरीके से फिर वो कुछ लेगा तो हम और कुछ लेंगे। तो ये सिक्योरिटी डिलेमा है, एक नेशन खुद के लिए सिक्योर करने के लिए कुछ ले रहा है, उसका देख के फिर बाकी का देश फेयर में आ रहा है, वो खुद ले रहा है, फिर हम और ले रहे हैं। तो ये रेस जैसा रहता है। ठीक है, सॉफ्ट पावर, जोसेफ नायक का न्यू लिबरलिज्म, मतलब कोऑप्टिंग अदर्स वांट्स व्हाट यू वांट थ्रू कल्चर वैल्यू, जैसे हॉलीवुड का स्प्रेड हुआ। ठीक है, पूरा वो मैगडी, डोमिनोज, ये सब आया, वो कॉमन बन गया अब हमारे फूड में या हमारे कल्चर में ये सब। तो ठीक है, ये सब पूरा, तो मतलब सॉर्ट ऑफ हम उसको एज अ स्टैंडर्ड या उसको एज अ नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो ये लेकिन है क्या, मतलब आपके आपके अंदर वो नीड्स, वो वांट्स जनरेट की जा रही है, आपका पैसा तो वहां चला जा रहा है, इस तरीके से। हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, किंडलबर्ग या केहोन, ये सब। इंटरनेशनल सिस्टम इज स्टेबल व्हेन सिंगल नेशन स्टेट इज अ डोमिनेंट वर्ल्ड पावर एक्सेट्रा। और कैसे वो मतलब ग्लोबल ऑर्डर बना के रखता है, जैसे यूएस, पहले यूएस ने ये रोल किया, उसके पहले यूके ने ये रोल किया, अब यूएस ने ये रोल किया, अब यूएस थोड़ा थोड़ा ये रोल कम करता जा रहा है। तो कैसे इधर उधर सारा टर्बुलेंट हो रहा है, इस तरीके से। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सैमुअल हंटिंगटन। ठीक है, तो पोस्ट कोल्ड वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स विल बी अलोंग कल्चरल रिलीजियस फॉल्ट लाइंस, जो मतलब अभी मिडिल ईस्ट में सब हो रहा है, वर्सेस वेस्ट, ये सब जो है उस तरीके से। एंड ऑफ हिस्ट्री, फ्रांसिस फुकुयामा। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी कैसे होगा, सारा मतलब फाइनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये सुप्रीम है या गुड है, अब इसके बियॉन्ड कुछ हिस्ट्री प्रोग्रेस नहीं करेगी। ये मार्क्सिज्म का क्रिटिसिज्म था। मार्क्स बोलते हैं ना कि हिस्ट्री एक मतलब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म या डायलिटिकल मटेरियलिज्म की हम बात करें तो कैसे थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, ये ऐसे प्रोग्रेशन चलता रहता है। ठीक है, तो इसको बोलता है स्टॉप हो गया, आप एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया, अब प्रोग्रेशन आगे नहीं होगा। मतलब वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी अब मॉडल सेट है, यही आइडियल मॉडल है, यही गुड मॉडल है, यही फाइनल फॉर्म है, इससे बेस्ट कुछ नहीं। इस तरीके से वो बोलता है। लेकिन इसको फिर मतलब 2008 में क्या हुआ पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, उसको चैलेंज चैलेंज ही किया गया पूरा इस मॉडल को। ठीक है, तो क्रिटिकल थियरीज जो है वो इमेंसिपेशन चाहती है, और जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो बोलता है कि एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट, मतलब पूरा एनार्की है ही एक कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, और हिस्टोरिक ब्लॉक की बात रॉबर्ट कॉक्स करते हैं न्यूग्रामसिनिज्म में। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट था। अब हम इन डेप्थ देखेंगे सारी थियरीज। ठीक है, तो इस चार्ट को रिविजिट करते हैं। अगर आईआर की थ्योरीज को थोड़ा बहुत इसको आप पूरा पूरा 100% मतलब देखो कैसे करना है। डू यू बिलीव दैट स्टेट्स आर अ प्राइमरी एक्टर्स इन प्राइमरी एक्टर्स, तो एकदम मतलब यहाँ पे अब ये बोलेंगे यस, ये बोलेंगे नो, तो यस की तरफ पहले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी डू यू बिलीव मैन एज अ इनहेरेंटली सेल्फिश और इनहेरेंटली गुड। अगर वो बोलेंगे इनहेरेंटली मैन सेल्फिश है तो वो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें रियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म आएगा। अब उसमें भी डू यू बिलीव दैट देयर इज अ स्ट्रक्चर टू द इंटरनेशनल सिस्टम दैट सर्व्स टू बैलेंस अगेंस्ट एग्रेसिव एक्टर्स। अगर स्ट्रक्चर को हाँ बोला तो न्यू रियलिस्टिक है। ठीक है, वॉल्ट ये सब बोलते हैं ना, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, स्ट्रक्चर डिक्टेट कर रहा है क्या पॉलिसीज होनी चाहिए। लेकिन स्ट्रक्चर विक्चर कुछ नहीं है, स्टेट ही सुप्रीम पावर है, स्टेट अपना अपना हर स्टेट खुद का देखेगा, सेल्फ हेल्प, वो अकेला एक्टर है। तो वो रियलिज्म, क्लासिकल रियलिज्म में आएगा। ठीक है, अब ह्यूमन नेचर है वो इनहेरेंटली गुड है, वो कोऑपरेटिव है, वो पीसफुल है, ह्यूमंस अच्छे होते हैं, तो इसका मतलब स्टेट भी अच्छा होता है उस तरीके से। तो ये इसमें क्या है, फिर इसमें अगर जब हम आएंगे तो इसमें न्यू लिबरलिज्म एंड लिबरलिज्म आएगा। अब उसमें भी डू यू बिलीव इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस सर्व टू फॉस्टर कोऑपरेशन अमंग नेशंस। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वो बहुत अच्छे हैं, वो क्या कोऑपरेशन को फॉस्टर करते हैं। इसमें यस, न्यू लिबरल्स बोलेंगे यस भाई वही तो चाहिए, मतलब पूरा इंटरनेशनल सिस्टम चाहिए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, डब्ल्यूटीओ चाहिए, आईएमएफ चाहिए, यूएन चाहिए, ये सब चाहिए। ठीक है, और नो लिबरलिज्म जो क्लासिकल लिबरलिज्म बोलेगा नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है वगैरह। तो इसका एक इंग्लिश स्कूल जो सॉर्ट ऑफ इन सबका क्लब करके बना हुआ है, एक सॉर्ट ऑफ इन सबके बिटवीन आता है वो। ठीक है, वर्ल्ड सोसाइटी अप्रोच या जैसे वहाँ पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, यहाँ पे वर्ल्ड सोसाइटी लेवल पे बात हो रही है, अलग अलग सोसाइटी के बीच का इंटरेक्शन इंग्लिश स्कूल में देखा जाता है। ठीक है, आइडेंटिटीज की बात होती है। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पे स्टेट को बोला जा रहा है कि नहीं भाई, स्टेट ही कोई प्राइमरी एक्टर्स नहीं है, बाकी के भी बहुत सारे एक्टर्स है, और स्टेट या नेशन ये सब आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट्स है।
ठीक है, बुर्जुआजी ने अपने फायदे के लिए बनाया हुआ है सारा, कैपिटलिस्ट लोगों ने, ऐसे बोलते हैं ये लोग। तो इसमें मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या ड्राइव कर रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, एक बोलेगा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इसमें आएगा पोस्ट कॉलोनियलिज्म, मार्क्सिज्म। ठीक है, वो बोलेगा मतलब उसमें भी कॉलोनियलिज्म, रेसिज्म, मतलब इसको ब्लेम करेंगे, ये पोस्ट कॉलोनियलिस्ट इसको ब्लेम करेंगे, मार्क्सिज्म जरूरी नहीं है कि रेसिज्म कॉलोनियलिज्म को ब्लेम करेंगे, ये तो पूरा मटेरियलिस्टिक इकोनॉमी को ही ब्लेम करेंगे। ठीक है, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको। और इसमें भी अदर्स जो भी, मतलब ये सब क्या है, तो ये इसको पूरा डिनाई करेंगे पूरा कंस्ट्रक्टिविज्म वाले लोग। ठीक है, बोलेंगे ये सब आर्टिफिशियल है, ये सब कंस्ट्रक्ट है। और फेमिनिस्ट लोग भी इसको सब मैस्कुलिन है, या ये सब मेल डोमिनेटेड पूरा थियरी है। उन्होंने मतलब वॉर कौन चाहता है, हमेशा मेल, या इस तरीके से देखा है। ठीक है, इस केस में देखा है। इज कोलोनियलिज्म स्टिल गोइंग, डिपेंडेंसी थ्योरी वाले लोग बोलेंगे हाँ स्टिल गोइंग है। जो पेरीफेरी कोर कोर सेमी पेरीफेरी क्या है, ये पूरा पूरा कोलोनियलिज्म ही है, या इन न्यू फॉर्म जो अब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है वो क्या है, मतलब एट दिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है भाई, जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कोई भी इन्वेस्ट करेगा वो तो पागल तो है नहीं, वो तो मतलब प्रॉफिट करने के लिए यहाँ पे आएगा। मतलब इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है, यहाँ पे जॉब आएंगे, ये सब आएगा, लेकिन एट दिन पैसा फ्लो कहाँ पे हो रहा है, पैसा फिर से उसी कोर कंट्रीज में जा रहा है जहाँ की ये एमएनसीज है। ठीक है, तो इस तरीके से इस डिबेट को देखा जा सकता है। सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड आइडियलिज्म। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके अलावा रियलिज्म कुछ सेंस नहीं करेगा ना, क्योंकि रियलिज्म इसका रिस्पॉन्स है। इन लोगों ने जो भी लिखा, इसको क्रिटिसिज्म या उसके क्रिटिक में रियलिज्म का राइज है। ठीक है, तो ये पहले समझना बहुत जरूरी है। तो आइडियलिज्म जो है वो उसको लिबरल इंटरनेशनलिज्म से सिनोनिमसली यूज करते हैं, बाद में इसको और अच्छे से देखेंगे। सो एक थ्योरेटिकल अप्रोच है, वो बोलता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पीस, कोऑपरेशन, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो या इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशन से वो मोल्ड कर सकते हैं स्टेट के बिहेवियर को, वो पीस लेके आ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। और जो रियलिस्ट व्यू है ना, एक सॉर्ट ऑफ कि वॉर नेचुरल है या इनविटेबल है, इसको रिजेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, वॉर इनविटेबल नहीं है, या वो नेचुरल भी नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका जो इमरजेंस है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में इसको लेके जाना पड़ेगा हमें। तो वहाँ पे ग्रेट ग्रेट वॉर बोला जाता है, जो डिवास्टेशन हुआ, मतलब लाखों करोड़ों लोग मरे, और मतलब पूरा सब इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा कोलैप्स हो गया, सारा खत्म। ठीक है, तो ये सब कैटास्ट्रॉफ देख के वो लोग सोचने लगे कि भाई ये हो क्या रहा है, ऐसा ह्यूमन पहले से ऐसा है या क्या है, अंदर ह्यूमन नेचर एक्चुअली है क्या। तो क्या होना चाहिए, वहां से आता है आइडियलिस्ट मूवमेंट है ना, कि मतलब अब क्या होना चाहिए, तो हुआ अब ठीक है चलो। तो फिर वो पूरा सोचने लगे, उसमें वुड्रो विल्सन आए, वो यूएस के तब प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने फिर 14 पॉइंट स्पीच दिया, और उसमें वो बोले कि मतलब जो लॉलेसनेस है ना, इस इसके कारण ये सब हो रहा है, तो इंटरनेशनल लेवल पे लॉ चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, इंस्टीट्यूशन चाहिए, जो मतलब इस जंगल को जू में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इस तरीके से। और मतलब इसकी जो कोर फिलोसफी है वो ये है कि ह्यूमन नेचर है वो आइडियल है, वो अच्छा है, वो कोऑपरेट करता है, वो पीसफुल है, मतलब वही इंस्टीट्यूशंस भी है। तो ये जो अभी जो हुआ है ये सब फ्लॉड, कुछ अनडेमोक्रेटिक लीडर्स थे, या उनकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, ये जो सीक्रेट ट्रीटीज हो रही थी उसके कारण ये सब वॉर्स वगैरह हुआ है। और जो इंटरेस्ट एक्चुअली होते हैं वो इनहेरेंटली हार्मनी में रहते हैं, मतलब उसके भलाई में ही दूसरों का भलाई है, या इस तरीके से। तो सेंट्रल टेनेट क्या है इसका, कि हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट, सारे नेशंस के इंटरेस्ट यही है ना, कि तुम्हारी भी डेवलपमेंट हो, मेरी भी डेवलपमेंट हो, भाई उसका बुरा हो तो तुम्हारा भी बुरा होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पूरा कोर आ जाता है। तो ये जो कॉज ऑफ वॉर जब ढूंढ रहे थे ना, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों, तो इसमें वो बोलते हैं कि इट वाज नॉट कॉज्ड बाय ह्यूमन नेचर बट बाय स्ट्रक्चरल एंड सिस्टेमिक फ्लॉज थे। ठीक है, और उसको करेक्ट किया जा सकता है। तो स्ट्रक्चरल फ्लॉज क्या कहते हैं, एक तो था इंपेरियलिज्म। ठीक है, सो हॉब्सन है या ये सब बोले कि जो कॉलोनी के लिए पूरा स्ट्रगल चल रहा था, यहीं से ये वॉर आया है। ठीक है, फ्रांस हो या यूके हो, या ये सब जर्मनी हो, ये क्या चाह रहे थे, अलग अलग कॉलोनीज चाह रहे थे, अफ्रीका में या एशिया में, ये सब। तो वहां से ये स्ट्रगल आया है, वही यही यही लीड किया ग्लोबल, जो मतलब वर्ल्ड वॉर था इसके लिए। तो ये सब इंपेरियलिज्म आया। फिर जो बैलेंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स ये जो था, तो सिस्टम को नॉट एज अ स्टेबलाइजर बट एज अ डेंजरस मैकेनिज्म की तरह मतलब आर्म रेस में कन्वर्ट हो गया, सीक्रेट अलायंसेस हो गई एक दूसरे के अंदर, मतलब डर फैला हो गया कि भाई ये किसके साथ है पता नहीं, अनसर्टेनिटी या कोई ट्रस्ट नहीं है। तो इन सब एनवायरमेंट में ये सब हुआ है। ठीक है, तो इसको चेंज कैसे करना पड़ेगा, जो बैलेंस ऑफ पावर को चेंज करना पड़ेगा, हमें डिसआर्मामेंट करना पड़ेगा, और बैलेंस ऑफ पावर की जगह कलेक्टिव सिक्योरिटी लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बोलते हैं ये लोग।
फिर जो अनडेमोक्रेटिक रिजिम्स है ना, इसको हटा के सब जगह डेमोक्रेसी लेके आना पड़ेगा। ठीक है, जो मोनार्क्स थे या डिक्टेटर्स थे, उनको हटाना पड़ेगा। क्योंकि मतलब जो कॉमन पीपल है वो तो चाहते हैं कि पीस हो। ठीक है, तो इमैनुअल कांट का पूरा परपेचुअल पीस थ्योरी वगैरह ये सब यहाँ पे आएगा। हाँ, तो इसमें क्या क्या की थिंकर्स कौन कौन आएंगे? एक वुड्रो विल्सन, इनको आर्किटेक्ट बोला जाता है, वो आइडियलिज्म का फिगर बोला जाता है। उन्होंने लीग ऑफ नेशन का पूरा आइडिया इनका था, लेकिन वो फेल क्यों हुआ? क्योंकि खुद यूएससी इसका पार्ट नहीं बना लीग ऑफ नेशन का। ठीक है, तो इसमें उनका 14 पॉइंट स्पीच जो था जनवरी 1918 में ये दिया गया। अब आप लोग बोलोगे ऐसी डेथ क्यों दी है? क्योंकि यार लास्ट टाइम जनवरी, अभी जो लास्ट यूजीसी नेट का दिसंबर 25 का एग्जाम हुआ है, उसमें जनवरी 1918 अलग अलग मंथ्स और 1918 ही दिया था। तो ये पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हैं आजकल। ठीक है, तो ये एक सॉर्ट ऑफ ब्लूप्रिंट इस्टेब्लिश किया कि पोस्ट वॉर वर्ल्ड कैसा होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी चाहिए सारे रिलेशंस में, सेल्फ डिटर्मिनेशन rather देन कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, तो क्या क्या कोर आइडियाज थी कि ओपन कोवेनेंट्स, मतलब जो भी आपको डिप्लोमेसी करनी है ये सब ओपनली करो, सीक्रेट ट्रीटीज वगैरह नहीं करनी, वो सब खत्म करो। वहां से क्या होता है, फियर हो जाता है ना कि भाई इसके कौन किसके साथ है, किसका पावर क्या है, वो को क्या कौन क्या कर रहा है, इस तरीके से। सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब जो भी बॉर्डर्स है उसको रिड्रॉ करना पड़ेगा, और लोगों के विश क्या है। तो यही से मतलब इंडिया के लिए होप्स थोड़े मतलब जग गए ना कि हमें भी अब भाई अब अधिकार मिलेगा वगैरह वगैरह। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी, बैलेंस ऑफ पावर में क्या होता है, आप अलायंस बनाते हो कि बैलेंस करते हो ना बड़े बड़े देशों को, जैसे अब इंडिया है। तो सार्क क्या था, एक सॉर्ट ऑफ जो हमारे बगल में जो बिग बिग ब्रदर सिंड्रोम बोला जाता है, मतलब बांग्लादेश ने इनिशिएट किया था एक्चुअली सार्क। और मतलब कि इंडिया डोमिनेट करेगा, तो इसलिए बाकी के सारे कंट्रीज एक साथ आ गई, और सॉर्ट ऑफ वहां से वो थोड़ा बहुत सार्क का ये आया है। ठीक है, इसलिए इंडिया ने हमेशा स्टार्टिंग से सार्क को थोड़ा सा मतलब ऐसे क्या बोलते हैं उसको कि ट्रिकीली देखा है कि मतलब उसको क्या वर्ड मेरे पास अभी आ नहीं रहा हिंदी में। ठीक है, तो फ्री ट्रेड जो है वो फ्री ट्रेड चाहिए, रिमूवल ऑफ ऑल इकोनॉमिक बैरियर्स वगैरह, और इंटरडिपेंडेंस को फॉस्टर करना है। ठीक है, तो नोबेल पीस प्राइज इनको मिला इसके लिए। और इसमें नॉर्मन एंजल भी आएंगे, इकोनॉमिक आइडियलिस्ट है, उन्होंने ग्रेट इल्यूजन लिखा, प्रॉब्लम्स ऑफ वॉर एंड पीस लिखा। इसमें ग्रेट इल्यूजन में वो बोलते हैं कि कैसे मॉडर्न इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड जो है वो वही उसके लिए वॉर जो है वो कमर्शियली फ्यूटाइल है, वो लॉस लेके जाएगा। पूरा वॉर जब रहता है तो कोई इंडस्ट्री नहीं आ सकती, कोई अच्छा ऑर्डर नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, तो कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें जे हॉब्सन आएंगे। ठीक है, या इमैनुअल कांट, इनका परपेचुअल पीस थ्योरी, रिपब्लिकनिज्म, ये सब पैसिफिक फेडरेशन की वो बात करते हैं। पीस कैन नॉट बी सिक्योर्ड बाय ट्रीटी एंडिंग वन वॉर बट बाय द लीग ऑफ पीस होना चाहिए, इस तरीके से। तो लीग ऑफ नेशन, ये सब आइडिया है कि इमैनुअल कांट में ही हम ढूंढते हैं इसका। ठीक है, पूरा ये लॉजिक जो है उसका। मॉरल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटरनेशनलिज्म इन्होंने लिखा, इंपेरियलिज्म स्टडी इन्होंने लिखा। सो वॉर हैपेंस बिकॉज ऑफ इंपेरियलिज्म, इस तरीके से वो बोलते हैं। इसमें जेरेमी बेंथम आएंगे, इंटरनेशनल टर्म इन्होंने कॉइन किया था सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो एक इंटरनेशनल लेवल के लॉ की वो जब बात करते हैं, या कॉमन कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की वो बात करते हैं टू सेटल डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ थिंकर्स इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या मैकेनिज्म क्या है कि सिस्टम को कैसे रिफॉर्म करे? एक तो कलेक्टिव सिक्योरिटी हो, दूसरा डिसआर्मामेंट, ठीक है, तीसरा इंटरनेशनल लॉ हो, ठीक है, और चौथा हो ओपन डिप्लोमेसी। कोई भी सीक्रेट सीक्रेट में कुछ नहीं चीज करनी है। ठीक है, तो आप जो भी डिक्लेयर करो भाई। ठीक है, अभी जो भी सपोज इंडिया यूएस ट्रेड डील हुई है तो डिक्लेयर करो जो भी हुआ है। ठीक है, या इस तरीके से एक ओपन डिप्लोमेसी हो अलग अलग नेशंस में, जो मतलब जैसे कि आप सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक रिसेंटली एक मेजर एग्रीमेंट साइन हुआ है कि एक एक के ऊपर वॉर, मतलब दूसरे के ऊपर वॉर, वो भी उसको हेल्प करेगा वगैरह वगैरह। लेकिन ये सीक्रेट नहीं रखना है, मतलब ओपनली सब होना चाहिए, ओपन डिप्लोमेसी होनी चाहिए, ये सब इस तरीके से। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प के सिस्टम को रिप्लेस करना है, अलायंस वगैरह ये सब। जो सेल्फ हेल्प अलायंस, इन सबको रिप्लेस करके कलेक्टिव सिक्योरिटी आएगी। कोई अलायंस वगैरह छोटे छोटे नहीं होंगे, सारे देश एक साथ आएंगे लीग ऑफ नेशंस में। ठीक है यार, एक के ऊपर अटैक मतलब सबके ऊपर एक सॉर्ट ऑफ अटैक होगा, तो इसलिए कोई अटैक नहीं करेगा किसी के ऊपर, क्योंकि बाकी सारे नेशन एक साथ आएंगे। इस तरीके से डिसआर्मामेंट करनी है, मतलब सारे अपने जो आर्म्स है, न्यूक्लियर आर्म्स है वगैरह वगैरह, उस टाइम पे न्यूक्लियर आर्म्स तो नहीं थे, लेकिन जो बाकी के बड़े आर्म्स थे वगैरह, इसको सब हटाना है, इसी से सिक्योरिटी डिलेमा चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग बोलते हैं। तो इसमें कुछ कुछ टाइप्स है। लिबरल इंटरनेशनलिज्म, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर फोकस जिनका है वो लिबरल इंटरनेशनलिज्म में आएंगे। लीग ऑफ नेशन, यूएन, ईयू, ये सब वहाँ से। कमर्शियल लिबरलिज्म है जो कॉमर्स ट्रेड के ऊपर फोकस वगैरह, रिचर्ड कॉर्बेन वगैरह ये लोग यहाँ पे आएंगे। फ्री ट्रेड इज गॉड्स डिप्लोमेसी वगैरह। रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक लिबरलिस्ट है, जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसीज वॉर पे नहीं जाती, इस तरीके से। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी वगैरह। और सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म है, कॉस्मोपॉलिटिज्म है। ठीक है, एक ट्रांसनेशनल टाइज बिटवीन पीपल ये लोग प्रमोट करते हैं।
ठीक है, तो इसका क्रिटिसिज्म ये है ना कि इसका क्रिटिसिज्म रियलिस्ट काउंटर अटैक आया, EH कार ने लिखा 20 इयर्स क्राइसिस, ठीक है। तो उसमें वो बोलते हैं कि एक यूटोपिया था लेकिन रियलिटी तो ऐसी है नहीं, ठीक है। और व्हाट आउट टू बी, मतलब इसके चक्कर में व्हाट इज इसको पूरा इग्नोर कर दिया, क्या है, ठीक है। और हमेशा पावर जो है वो और मोरालिटी डोमिनेट करती है, और आइडियलिस्ट ने निगलेक्ट कर दिया रियलिटी ऑफ पावर को, और मोरालिटी एट द एंड प्रोडक्ट ऑफ पावर है, तो पावर के लिए स्ट्रगल होता रहेगा, और मतलब हर नेशन पावर चाहेगा। और जो हैव्स और हैव नॉट का बीच में का जो मतलब हुआ था ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्सेलिस की ट्रीटी हुई, उसमें क्या हुआ, जर्मनी को कुछ नहीं दिया, उसके ऊपर बहुत सारे जवाबदारी या बहुत सारा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई पूरे वॉर की, उसको रिकवर करने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ा। तो इन सब चक्कर में क्या हुआ ना कि जर्मनी और जापान के ऊपर पूरा एलिगेशंस लगा के उनको कुछ नहीं मिला। और इस सब चक्कर में क्या हुआ कि हैव्स और हैव नॉट में फिर ये दो कंट्रीज चाहती थी कि भाई इसके बाहर आओ, तो क्या करना पड़ेगा, और कॉलोनीज लेके आओ और अपना टेरिटोरियल एक्सपांशन करो। तो इन सब चक्कर में ये सब क्लैशेस हो गए, ठीक है। और फिर फेलियर ऑफ इंस्टीट्यूशन, लीग ऑफ नेशन फेल हो गया पूरा, क्योंकि कोई कोएर्सिव पावर थी नहीं उसमें, क्योंकि उसकी खुद की आर्मी नहीं थी, मिलिट्री नहीं थी, या कुछ नहीं था, ठीक है। और जो एग्रेसर्स थे जब स्टार्टिंग में तो उसको मुसोलिनी या हिटलर हो, तो उनको तो कंटेन करने के लिए वो पूरा फेल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से रियलिस्ट EH का 20 इयर्स क्राइसिस ये सब बोलेंगे, ठीक है। सक्सेस अगर देखेंगे तो केलॉग ब्रियन पैक्ट जो है, अब इतना डिटेल में नहीं जाना है हमें। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्म्स, अलग अलग नॉर्म्स इस्टेब्लिश हो गया एट द एंड वर्ल्ड लेवल पे, लेजिटिमेसी ऑफ ह्यूमन राइट्स को लेजिटिमाइज किया गया, ठीक है। लेकिन फेलियर्स में कोलैप्स ऑफ लीग 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 एट देन कोलैप्स हो गई। इटालियन एग्रेशन इथियोपिया में जो हुआ उसको कुछ नहीं बोल पाए, ठीक है। डिक्टेटरशिप का राइज हो गया, नाजिज्म फासिज्म का राइज हो गया। और एट देन वर्ल्ड वॉर 2 तो हो ही गया, मतलब जिसको रोकने के लिए लीग ऑफ नेशन बनी थी। तो ये कुछ इसके फेलियर्स है। So let's see realism in international politics. So there are various sub-disciplines also. We are going in a lot of depth. ठीक है. So realism is a dominant theory बोला जाता है, एक ट्रेडिशनल theory बोला जाता है. हैंस मॉर्गेंथौ इज अ सुप्रीम या उसके फाउंडर सॉर्ट ऑफ कंसिडर करेंगे हम, ठीक है। सो इनका जो पूरा इमरजेंस है वो आइडियलिज्म के क्रिटिक में है, कि कैसे आइडियलिस्ट लोग व्हाट आउट टू के चक्कर में व्हाट इज को देखना भूल गए, और उस चक्कर में पूरा वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, ठीक है। फैसिज्म नाजिज्म का राइज हो गया, इन सब चक्कर में ये उसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो इट एसेट्स दैट ग्लोबल पॉलिटिक्स इज अ पावर पॉलिटिक्स, अ रियल पॉलिटिक ड्राइवन बाय द इनएस्केबल रियलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स रेदर देन कोऑपरेशन। तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो मतलब आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये तो है, वॉर इज ए नेचुरल, इस तरीके से, ठीक है। सो रियलिज्म एम्फसाइजेस सेंट्रलिटी ऑफ स्टेट फर्स्ट, नेशनल इंटरेस्ट सेकंड, एंड पावर। ये कीवर्ड्स याद रखो, आपके एग्जाम्स में ऑप्शंस में यही कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। सो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इट व्यूज इंटरनेशनल एरिना एज अ सेल्फ हेल्प, तो स्टेट किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते, कोई भी भाई। आप इंडिया यूएस बहुत अच्छा अच्छा चल रहा था, सब ट्रम्प आया तो खुश हो गए, मतलब हमारे यहाँ पे कि और अच्छा चलेगा। लेकिन क्या हुआ बाद में, तो मतलब एकदम अनसर्टन हो गया ट्रम्प के साथ डील करना, वो कुछ भी कभी भी कुछ भी करता है, तो इस चक्कर में पूरा कोलैप्स हो गया। तो मतलब आप किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रह सकते, ठीक है। तो आपके ऊपर ही आपको खुद जो भी करना है, आत्मनिर्भर जो भी बनना है, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ही चाहिए इस तरीके से। सर्वाइवल होता है वो अल्टीमेट गोल है, मतलब आपको सर्वाइव करना है बस, कोई मॉरल्स नहीं, कोई इथिक्स नहीं, कुछ नहीं, सर्वाइवल के ऊपर कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यही है कि मतलब अगर थ्यूसिडिडेस, हॉब्स, मैकियावेली, इनके डेप्थ में अभी हमें नहीं जाना, लेकिन उनका जो ह्यूमन नेचर का था ना, कि ह्यूमन इज अ सेल्फिश, ग्रीडी, पावरलेस्ट होता है, हमेशा पावर के पीछे भागता रहता है, वहां से, तो वहां से ये पूरा थ्योरी बिल्डअप करते हैं, ह्यूमन नेचर के ऊपर इनका बहुत ज्यादा फोकस है, ठीक है। सो स्टेटिज्म मतलब स्टेट इज अ सेंट्रिक, स्टेट सेंट्रिक पूरा व्यू है, स्टेट इज अ प्री एमिनेंट एक्टर, बाकी के अदर एक्टर्स जो है वो सबऑर्डिनेट है स्टेट के लिए, ठीक है। जो एनजीओज है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वगैरह वगैरह। सर्वाइवल, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल स्टेट इज अ सर्वाइवल, सर्वाइव करना है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ह्यूमन राइट्स वगैरह ये सब सेकेंडरी आता है। और सेल्फ हेल्प, एनार्किक सिस्टम है पूरा, और सेल्फ हेल्प ही सबसे इंपॉर्टेंट है। नो अदर स्टेट और इंस्टीट्यूशन कैन बी रिलाइड अपॉन, आपके सर्वाइवल के लिए किसी के ऊपर भी रिलाई नहीं रहा जा सकता है। क्योंकि भाई अभी क्या हो रहा है, यूएन क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, गाजा चल रहा है, वॉर चल रहा है, यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, यूएन क्या कर रहा है, अभी फेल ही हो गया पूरा, अगर वो ऐसे देखे तो इसलिए किसी के ऊपर आप रिलाई नहीं रह सकते हो, ठीक है। इस तरीके से इसको देखा जाता है। सो फंडामेंटल एजम्पशंस क्या है रियलिज्म की। सो रियलिज्म इज बिल्ट ऑन अ सेट ऑफ सम पेसिमिस्टिक बट प्रैग्मेटिक एजम्पशंस। पेसिमिस्टिक क्यों, क्योंकि इनका ह्यूमन नेचर का जो एजम्पशन है वो बहुत ही पेसिमिस्टिक है। मतलब हॉब्स, मैकेवली, ठीक है, कौटिल्य, ये सब हम वहां पे ट्रेस कर सकते हैं इनका जो एजम्पशन है। तो पेसिमिस्टिक व्यू में ह्यूमन बीइंग्स आर इनहेरेंटली इगोइस्टिक, सेल्फ इंटरेस्टेड, ठीक है, पावर हंग्री,
एंड दैट नेचर इज रिफ्लेक्टेड इन द बिहेवियर ऑफ स्टेट। तो स्टेट भी हमेशा पावर हंग्री। चाइना क्या करता है, मतलब इतना एक्सपांशनिस्ट है कि वो इतना ऑलरेडी इतना बड़ा है, लेकिन तो भी वो क्लेम कर रहा है अलग अलग टेरिटरीज वहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया, जो उस टाइम पे जो चाइना सी उस पूरे रीजन में, ठीक है। तो या यहाँ पे क्लेम कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम कर रहा है, या ऊपर वहाँ पे लद्दाख के पास क्लेम करता रहता है, डोकलाम में वहाँ पे इशू कर रहा है। तो ये सब हमेशा वो पावर हंग्री एक्सपांशनिस्ट रहा है चाइना का नेचर, ठीक है। वो कभी भी पीसफुल नेचर नहीं रहा है चाइना का। तो वही मतलब ह्यूमंस का नेचर उस स्टेट के नेचर में रिफ्लेक्ट हो जाता है। एनार्की, पूरा इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो एनार्किक है। एनार्की मतलब कोई रूल नहीं है, कोई वर्ल्ड लेवल पे कोई मॉडरेट नहीं कर रहा किसी के बिहेवियर को। सो दिस डज नॉट मीन केओस बट एब्सेंस ऑफ सेंट्रल वर्ल्ड गवर्नमेंट, ठीक है, इस तरीके से। स्टेट सेंट्रिज्म, पूरा पूरा स्टेट एज अ प्राइमरी एक्टर। रैशनैलिटी, स्टेट के जो डिसीजन है वो रैशनली वो ले रहे हैं, वो कैलकुलेट कर रहे हैं कॉस्ट बेनिफिट्स क्या होंगे। क्योंकि एक अगर ये रैशनैलिटी नहीं रहेगी ना, तो पूरा डिटरेंस खत्म हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है, तो भाई मेरे पास भी सपोज न्यूक्लियर वेपन है, तो इस तरीके से फिर वो सोचते हैं ना कि मैं यूज करूंगा तो वो भी यूज करेगा, तो मैं भी नहीं रहूंगा। तो इस तरीके से डिटरेंस का पूरा कंसेप्ट यहाँ से आता है, ठीक है। मतलब आपको बस डिटर करना है, उसको सच में यूज नहीं करना, ठीक है। यूज करोगे तो मतलब उसका कुछ रहेगा नहीं। रिजेक्शन ऑफ यूनिवर्सल मोरालिटी, कोई नो यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स दैट कैन गाइड अ स्टेट बिहेवियर। सो मोरल रीजनिंग हैज अ लिटिल और नथिंग टू डू विद रिलेशंस बिटवीन स्टेट, ठीक है। इसके ऊपर प्रताप भानु मेहता, इनका एक आर्टिकल आया था अभी, जो भी गाजा का हुआ, या बाद में जो ट्रम्प अभी ग्रीनलैंड चाहता है, ठीक है, ये सब क्या है हो रहा है, ठीक है। या तो कैसे इंटरनेशनल लेवल पे मोरालिटी जो भी थोड़ी बहुत थी वो कैसे कोलैप्स कर गई, और उसको हमें फिर से अब इंटरनेशनल वैल्यूज को वगैरह बिल्ड करना पड़ेगा। और उसके इसके आई थिंक कनाडा के जो अभी रिसेंट जो पीएम है अभी करंट, उन्होंने बहुत अच्छा स्पीच दिया था यूएन में, उसको उन्होंने थोड़ा बहुत प्रेज किया था कि उन्होंने एटलीस्ट थोड़ा स्टैंड लिया है वर्ल्ड लेवल पे। ट्रम्प को रोकना बहुत जरूरी है, इस तरीके से। तो ये पूरा यहाँ से आता है, ठीक है। सो क्लासिकल रियलिस्ट अगर हम देखें तो ह्यूमन नेचर एज अ रूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वो देखते हैं, ठीक है। उसमें थ्यूसिडिडेस आएंगे, उनका मिलियन डायलॉग, या वो पूरा उस टाइम का जो वॉर था, पेलोपोनेशियन वॉर की हिस्ट्री उन्होंने लिखी, और उनको फादर ऑफ रियलिज्म कहा जाता है। आइडेंटिफाइड फियर, ऑनर एंड इंटरेस्ट एज अ ड्राइवर्स ऑफ वॉर, ठीक है। उसके बाद मैकियावेली, लायन एंड फॉक्स का पूरा कंसेप्ट हो, रूलर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग लाइक अ लायन, कनिंग लाइक अ फॉक्स, प्रिंस इनका इंपॉर्टेंट बुक है। ड्यूअल मोरालिटी की बात करते हो, ठीक है, प्राइवेट मोरालिटी और पब्लिक मोरालिटी। देन हॉब्स, उनका स्टेट ऑफ नेचर में वो एक प्री सोसाइटल कंडीशन है जिसमें ह्यूमन नेचर जो है वो सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश, शॉर्ट, ये वैसे के वैसा आया है अपने के एग्जाम्स में ये कोट्स, ठीक है। लिवाइथन इनका इंपॉर्टेंट ग्रुप बुक है। इंटरनेशनल रिलेशंस इज अ परमानेंट स्टेट ऑफ नेचर, ये वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट वॉर, ऐसे वो लिखते हैं, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ई एच कार उन्होंने 20 ईयर्स क्राइसिस लिखा, तो पूरा यूटोपियनिज्म, आइडियलिज्म को क्रिटिसाइज की कर दिया उन्होंने। बोला कि मोरालिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर, मतलब जो मोरल लग रहा है ना, वो कोई डोमिनेंट पावर जो है उन्होंने डिसाइड किया कि ये मोरल है भाई, इसको मानो, मतलब बाकी लोगों को उसको मानना है, इस तरीके से। रियलिज्म एंड यूटोपियनिज्म आर डायलेक्टिकल ऑपोजिंग फोर्सेस, इस तरीके से। 20 ईयर्स क्राइसिस, अलग अलग एग्जाम में ये बुक आता रहता है एच कार का। इसमें मॉर्गन तो आएंगे, एनिमल्स डोमिनिटी की बात करेंगे, लस्ट ऑफ पावर है, कैसे सब केओस है, उस तरीके से। डिफाइन नेशनल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ पावर, तो नेशनल इंटरेस्ट क्या है, पावर, पावर को सीख करना मतलब ही नेशनल इंटरेस्ट है, ठीक है, और वो सर्वाइवल के लिए वही जरूरी है। कंसिडर्ड पोप ऑफ क्लासिकल रियलिज्म, इसको कहते हैं पोप ऑफ क्लासिकल रियलिज्म, ठीक है। देन रेनहोल्ड निवर, क्रिश्चियन रियलिज्म आर्ग्यूड दैट व्हाइल इंडिविजुअल्स माइट बी मोरल, सोसाइटीज आर इनविटेबली इमोरल, इस तरीके से इन्होंने आर्गल किया। मॉरल मैन, इमोरल सोसाइटी, इस तरीके से इनका इंपॉर्टेंट बुक है। पॉलिटिक्स अमंग नेशन, मॉर्गन तो अलग अलग एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। देन मॉर्गन के 6 प्रिंसिपल्स देखते हैं, ये भी अलग अलग एग्जाम में आते रहता है। सो पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव लॉज रूटेड इन ह्यूमन नेचर। ऑब्जेक्टिव मतलब वो सब्जेक्टिव को पूरा हटा रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ह्यूमन नेचर ऑब्जेक्टिव वो क्या है, पावर हंग्री है, सेल्फिश है, ग्रीडी है, इस तरीके से। नेशनल इंटरेस्ट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर, मतलब किसी भी इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी कंट्री के बीच में जो रिलेशन स्टैब्लिश होता है वो क्या होता है, हर एक कंट्री अपना नेशनल इंटरेस्ट देखती है। नेशनल इंटरेस्ट क्या है, पावर है, पावर है मतलब नेशनल इंटरेस्ट। तो ऐसे दोनों को एक सॉर्ट ऑफ एक ही कर दिया, ठीक है। तो पावर को मैक्सिमाइज करते रहना है बस आपको, आपको एक्सपांड करते रहना है, पावर को मैक्सिमाइज करते रहना है, वही आपका सर्वाइवल रहेगा, आप किसी के ऊपर रिलाई नहीं रह सकते। इंटरेस्ट इज नॉट फिक्स्ड, इट चेंजेस ओवर टाइम, कॉन्टेक्चुअल होते हैं, कोई भी इंटरेस्ट फिक्स नहीं होते, चेंजेस ओवर टाइम।
यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू द एक्शंस ऑफ द स्टेट्स। कोई भी यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं। प्रूडेंस इज द हाईएस्ट वर्च्यू, जो भी उस टाइम पे डिसीजन लिया जाएगा। रिफ्यूजल टू आइडेंटिफाई द मोरल एस्पिरेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन विद द मोरल लॉज दैट गवर्न अ यूनिवर्स, दोनों के बीच का वो रिफ्यूज कर दिया। एटोनॉमी ऑफ द पॉलिटिकल स्फीयर, ठीक है, तो पॉलिटिक्स इज ए डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इकोनॉमीज और अ लॉ। ये सब बोलते हैं ना कि इकोनॉमी ट्रेड बढ़ेगा तो ये होगा वगैरह, नहीं भाई, पॉलिटिकल स्फीयर एक एटोनॉमस स्फीयर है, इस तरीके से उन्होंने देखा है। ठीक है, पॉलिटिक्स अमंग नेशन इनका जो बुक था, इसको क्रिटिसाइज करेंगे टिकनर बाद में। ठीक है, सो स्ट्रक्चरल रियलिज्म आता है। आप न्यू रियलिज्म इसको बोल सकते हैं। स्ट्रक्चर, यहाँ पे फोकस करो स्ट्रक्चर के ऊपर, स्ट्रक्चर डिक्टेट कर रहा है। ये आउटसाइड इन थ्योरी है। जो क्लासिकल रियलिज्म था वो इनसाइड आउट थी, मतलब ह्यूमन नेचर अंदर देख रहे हैं और वो बाहर रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर हमें डिक्टेट कर रहा है, तो आउटसाइड इन। ठीक है, एक क्वेश्चन इनसाइड आउटसाइड आया है यूजीसी नेट में, इसलिए मैं यहाँ भी बता रहा हूँ। इमर्जिंग in the late 1970s, neorealism shifted the focus from human nature to structure of the international system। तो तब क्या स्ट्रक्चर था, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, दो ब्लॉक्स, थर्ड ब्लॉक एज अ नाम, ये सब पूरा स्ट्रक्चर कैसे डिक्टेट कर रहा है स्टेट की पॉलिसीज को, इस तरीके से। So key shift is, it is not evil human nature that causes war, but anarchic structure of the system that forces even peaceful states to act aggressively। ठीक है, so capabilities state differ only in their capabilities, power, not in their functions। functions सबके एक जैसे ही होते हैं। they all perform the same functions, that is मतलब most important is survival। और उस सर्वाइवल के लिए जो कैपेबिलिटीज चाहिए वो सबकी थोड़ी थोड़ी डिफर करती है, उस तरीके से ये लोग देखते हैं। सो स्ट्रक्चरल रियलिज्म में आता है पहले केनेट वॉल्ट, उनका जो डिफेंसिव रियलिज्म है, यहाँ पे जर्विस भी आते हैं, या ठीक है, तो इसमें स्ट्रक्चर ओवर एजेंसी, इंटरनल सिस्टम लिमिट स्टेट बिहेवियर, या बायपोलर स्टेबिलिटी, मतलब बायपोलर वर्ल्ड जो कोल्ड वॉर में था वो कैसे मोर स्टेबल है रादर देन मल्टीपोलर वर्ल्ड। क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड में बहुत सारे पोल है ना, बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेशन स्ट्रांग है, तो भाई किसी का एक मिस कैलकुलेशन वॉर की तरफ लेके जाएगा, इस तरीके से। लेवल ऑफ एनालिसिस जो है किस कोई भी डिसीजन के लिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है एटलीस्ट। मतलब जब मैं इंडिया फॉरेन पॉलिसी, एक्चुअली ये जो बुक मैं दिखाना चाहता था आपको, सुमित गांगुली का जो ये इंडिया फॉरेन पॉलिसी बुक है, इसमें ये अप्लाई किया है ये अप्रोच। ठीक है, तो इसमें ये लोग क्या करते हैं कि कोई भी डिसीजन होता है, जैसे कि सपोज एक एग्जाम्पल ले लिया, नॉन अलाइंड मूवमेंट इंडिया ने फाउंड किया है, इंडिया उसका पार्ट बना, तो इसको इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब नेहरू का क्या रोल था उसमें, नेहरू के खुद के वैल्यूज क्या थे, वो कैसे कैपिटलिज्म को और कॉलोनियलिज्म को क्लब करके देखते थे, और कैसे उस तरीके से उनके वैल्यूज बने हैं, और उन्होंने फिर डिसाइड किया। ठीक है, या स्टेट लेवल पे देखे तो डोमेस्टिक लेवल पे क्या क्या हो रहा था, हमारा जो ऑलरेडी हम इतना हार्ड अर्न 150-200 साल की लड़ाई के बाद हमें फ्रीडम मिला, तो भाई और से किसी ग्रुप में ज्वाइन करना, मतलब यूएसएसआर डिक्टेट करेगी हमारी फॉरेन पॉलिसी, तो हमारा फ्रीडम कहाँ रहा, कुछ नहीं, एटोनॉमी कुछ नहीं, तो क्या हम ये खो देना चाहते थे ये सब। तो ये सब पूरा स्टेट लेवल पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या था, वहाँ पे कौन डोमिनेंट थे, यहाँ पे अपोजिशन में लेफ्ट पार्टीज थी तब, और मतलब वो सारा, तो यूएस के पास तो जा ही नहीं, मतलब डोमेस्टिक लेवल पे भी प्रेशर था। तो इस तरीके से, और सिस्टम मतलब तब क्या था, दो ब्लॉक्स बने हुए थे, वो क्या डिक्टेट कर रहे थे हमारे पॉलिसीज को, क्या कर रहे थे, वो पूरा सिस्टम भी। तो अलग अलग लेवल्स पे देखा जाएगा कि कोई डिसीजन कैसे लिया जा रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे क्या फैक्टर्स थे, स्टेट डोमेस्टिक लेवल पे क्या फैक्टर्स थे, और सिस्टम लेवल पे क्या फैक्टर्स थे। ठीक है, तो मैन स्टेट वॉर, ये सब इंपॉर्टेंट बुक्स है। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है वर्ल्ड का। ठीक है, देन जॉन मर्शेमर आते हैं, ऑफेंसिव रियलिस्ट है ये। पावर मैक्सिमाइजेशन, स्टेट्स आर नॉट सेटिस्फाइड with enough power, they seek hegemony to ensure the absolute security। तो हेजुमन, रीजनल हेजुमन बनना है हर स्टेट को। ठीक है, और यूएस वगैरह इनको तो ग्लोबल हेजुमन बनना है। सो ट्रेजेडी, द ट्रेजेडी इज दैट स्टेट्स आर फोर्स्ड टू बी एग्रेसिव, नॉट बिकॉज दे आर इविल, बट बिकॉज दिस सिस्टम ऑफर्स नो अदर गारंटी, मतलब कुछ और है ही नहीं तो क्या करेगा, मतलब। ठीक है, तो इस तरीके से। अब जैसे ईरान के ऊपर अटैक किया इसराइल या यूएस ने, और मतलब पूरा उनका ग्लोबल स्पेस, ऊपर जो एयर स्पेस था वो पूरा कैप्चर कर दिया था, मतलब, और कुछ ज्यादा बचा ही नहीं ईरान के पास। तो तब तो कुछ आया ही नहीं कोई इंटरनेशनल सिस्टम में, मतलब क्लियरली किसी कंट्री की सॉवरेनिटी वायलेट हो रही है। उसमें भी बहुत सारे लेयर्स है। ठीक है, ऐसे भी नहीं कि ईरान बहुत ही इनोसेंट वगैरह देश है, ऐसा भी कुछ नहीं। वहां पे भी जो प्रॉक्सी वॉर हो रहे हैं, या अलग अलग पूरे जो उनके प्रॉक्सी नेशन, जो बाकी के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कुछ कुछ है, तो बहुत सारे हमर्स वगैरह ये सब, मतलब सब ग्रे एरिया में ही देखा जाएगा इसको। तो उनका द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स वगैरह ये सब कुछ बुक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो ग्रेट डिबेट, डिफेंसिव वर्सेस ऑफेंसिव रियलिस्ट। ठीक है, ये वॉल्ट है, ये मर्शेमर है, इनके बीच का डिबेट सॉर्ट ऑफ इसको बोला जाएगा। तो वो वॉल्ट है, या वॉल्ट है, जर्विस, ये सब आते हैं और डिफेंसिव रियलिज्म में। ठीक है, तो इनका है कि स्टेट सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। लेकिन ये ऑफेंसिव रेस्ट मर्शिमर बोलते हैं नहीं, पावर मैक्सिमाइज कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी है कि स्टेटस को मेंटेन करना है, एक्सेसिव एग्रेशन को अवॉइड करना है, क्योंकि वो फिर ट्रिगर कर जाता है एक कोएलिशन अगेंस्ट अदर।
यहाँ पे है एक्सपांशन, भाई जितना चाहिए उतना एक्सपांशन करो, रीजनल हेgemon बनो, ओनली वे टू सेव इज टू बी मोस्ट पावरफुल। यहाँ पे पावर जो है वो मीन्स टू सिक्योरिटी, पावर एज ए मीन्स टू सिक्योरिटी, टू मच पावर इज ए डेंजरस। यहाँ पे पावर इज एंड इन इटसेल्फ, मतलब पावर ही सब कुछ है, पावर यू कैन जस्ट नेवर हैव टू मच पावर, मतलब टू मच ऐसा कुछ है ही नहीं, पावर चाहिए ही चाहिए, जितनी चाहे कम ही है, ठीक है। और यहाँ पे केनेट वॉल्ट आएगा, स्टीफन वॉल्ट आएगा, रॉबर्ट जर्विस आएगा, यहाँ पे जॉन मार्शेबर, ठीक है। So there are some other branches of realism. The first is strategic realism of Thomas Schelling. So focuses it ignores causes of war, जैसे ह्यूमन नेचर के कारण हो रहा है, स्ट्रक्चर के कारण हो रहा है, ये सब जरूरी नहीं है। ये फोकस करता है गेम थ्योरी पे, that how decisions are being made, strategic decision making, etc etc, ठीक है। So diplomacy is like a bargain, one country is bargaining another या जो भी हो रहा है ये सब। So it analyzes how state use threats and promises, coercions to get what they want। जैसे ट्रम्प हमें फोर्स कर रहा है ना कि भाई देखो रशिया से ऑयल मत खरीदो, अगर खरीदो तो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ। अभी जो भी ट्रेड डील हुए उसमें भी वो यही कहा है कि फिर से अगर हम हमारे लोग देखेंगे, आप ऑयल तो नहीं खरीद रहे रशिया से, अगर आपने खरीदा तो मैं तुरंत लगा दूंगा आपके ऊपर। तो ये सब क्या होता है, या ईरान के अगेंस्ट कुछ मतलब सैंक्शन लगा दिए, रशिया के अगेंस्ट सैंक्शन लगा दिए। तो ये सब क्या है कि मतलब थ्रेट देना, ये सब ये हो रहा है, बार्गेनिंग वगैरह हो रहा है इंटरेस्ट लेवल पे, ठीक है। स्ट्रेटेजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह इंपॉर्टेंट बुक्स है। देन यहाँ पे आता है सेकंड इज न्यू क्लासिकल रियलिज्म, उसमें फरीद जकारिया आते हैं, ये बहुत अच्छे हैं एक्चुअली, इनका जीपीएस करके एक शो आता है इनका सीएनएन पे, बहुत अच्छा है। ये इंडिया को बहुत फेवर करते हैं, या इंडिया के यूएस में एक हमारा एक सॉर्ट ऑफ गुडविल जैसा है, ठीक है। हम्म। तो एक न्यू क्लासिकल रियलिस्ट ये क्या करता है कि कंबाइन करता है सिस्टमेटिक वेरिएबल, जो न्यू रियलिस्ट बोल रहे थे ना, स्ट्रक्चर सिस्टम प्लस डोमेस्टिक वेरिएबल्स, ठीक है, जो क्लासिकल रियलिस्ट लोग बोलते थे कि ह्यूमन नेचर वगैरह सब, ये दोनों को क्लब किया जा रहा है, ठीक है। सो फॉरेन पॉलिसी इज ड्राइवन बाय इंटरनेशनल स्ट्रक्चर, बट ऑल्सो इट इज फिल्टर्ड थ्रू डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जो भी लीडरशिप है उनके जो परसेप्शन है, रिजिम टाइप कौन सी है, कौन से कंट्री में अथॉरिटेरियन कंट्री है, डिक्टेटरियन कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेमी सॉर्ट ऑफ है, सेमी अथॉरिटेरियन वगैरह वगैरह, तो ये सब भी चीजें डिसाइड करती है। सो एनआरकी प्लस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इज इक्वल टू फॉरेन पॉलिसी, इस तरीके से, ठीक है। तो वेल्थ ऑफ पावर ये बुक फरीद जकारिया का इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देन शिकागो बॉयज, टेक्नोक्रेटिक रियलिज्म, ये सब लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, तो यहाँ से ये थोड़ा बहुत आया है, मतलब ये कुछ स्कॉलर्स थे शिकागो यूनिवर्सिटी में। सो दे रिफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ रियलिस्ट न्यू लिबरल्स प्रिंसिपल इन इकोनॉमिक स्फीयर, तो इकोनॉमी में लेके जा रही है ये सब प्रिंसिपल्स को, स्टेट क्राफ्ट को, ठीक है। सो हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय यूएस एकेडमिया, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। तो इन्होंने चिले का स्टडी किया, या बाद में फिर इसमें मिल्टन फ्रीडमैन वगैरह ये सब, ये भी लोग कुछ कुछ थे। और टेक्नोक्रेटिक कल्चर में टेक्नोक्रेट्स किसको बोला जाता है, जो अभी ब्यूरोक्रेट्स को टेक्नोक्रेट्स बोला जाता है कुछ कुछ। तो इट क्रिएटेड अ पॉलिटिकल क्लाइमेट वेयर टेक्निकल एक्सपर्ट्स रिप्लेसेस इलेक्टेड पॉलिटिशियंस इन डिसीजन मेकिंग, viewing the economy as a strategic sector to be managed without democratic input, a form of economic realism। तो ऐसा कुछ इकोनॉमी को हमेशा ना पॉपुलर प्रेशर से दूर रखा जाता है, थोड़ा अलग रखा जाता है, ऐसा ये लोग प्रपोज करते हैं, ठीक है। तो कोई भी डोमेस्टिक प्रेशर नहीं बिल्डअप करना है, जो भी हमें नहीं पता भाई कैसे इकोनॉमिक डिसीजन हो रहे हैं, कैसे टैक्सेस डिसाइड किए जा रहे हैं, कैसे पॉलिसीज हो रही है, कैसे ट्रेड डील्स हो रहा है। तो अब ट्रेड डील जो हो रहा है, तो मतलब इस तरीके से थोड़ा बहुत टेक्नोक्रेट्स ऊपर डिसीजन ले रहे हैं वगैरह वगैरह, इस तरीके से। और कोई पॉपुलर प्रेशर नहीं बिल्डअप होने देना है, एटलीस्ट अवॉइड करना है, लेकिन वो होगा नहीं होगा पता नहीं ना, एट दिन फार्मर प्रोटेस्ट होगा, जो भी होगा वो तो होना ही है। तो इस तरीके से ये लोग लिखते हैं, ठीक है, मतलब इसके ये अगेंस्ट है एक्चुअली पॉपुलर प्रेशर वगैरह इन सब के। सो की टर्म्स एंड कंसेप्ट्स कुछ कुछ देखते हैं। सिक्योरिटी डिलेमा, जॉन हर्स, मतलब ये हमने देखा ही कि सिचुएशन वेयर वन स्टेट इंक्रीजिंग इट्स सिक्योरिटी, बिल्डिंग वेपन्स एक्सेट्रा इनएडवर्टली थ्रेटन्स अदर, तो वो भी बिल्डअप करेगा, वो भी अपनी सिक्योरिटी बढ़ाएगा, वो भी नए वेपन्स खरीदेगा। जैसे इंडिया ने कुछ खरीदा तो पाकिस्तान भी कुछ खरीदेगा खरीदेगा, चाइना भी कुछ खरीदेगा, ठीक है। तो मतलब एक ये तीनों देश एक दूसरे के अगेंस्ट हमेशा मतलब खरीदते रहेंगे अलग अलग वेपन्स, अलग अलग ये वो एक खरीदा तो बाकी के दो खरीदेंगे, इस तरीके से मतलब। तो ये सब इस तरीके से चलता है, ठीक है। सो एट दिन क्या होगा, लेस लेस सिक्योरिटी टू एवरीवन, ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंस ऑफ पावर, पॉलिसी ऑफ स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट, मतलब प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ अगेंस्ट अनदर, तो वो बैलेंस करेंगे, अलायंस करेंगे, तैयार करेंगे, ठीक है। जैसे नाटो और सा था, या तो अलग अलग ये सब सीएटो वगैरह ये सब जो बना हुआ था, ठीक है। द रिलेटिव गेन्स, रियलिस्ट वरी अबाउट हु गेन्स मोर, इवन इफ बोथ साइड्स गेन, इफ माय नेबर गेन्स मोर आई एम वीकर। तो भाई मतलब एब्सोल्यूट गेन है, मतलब उसने थोड़ा भी गेन कर दिया ना तो तुम मतलब तुम वीक हो गए, तो तुम्हें गेन करना है, तुमने थोड़ा गेन किया तो वो बोलेगा मैं वीक हो गया, अब मुझे और गेन करना है। तो एब्सोल्यूट गेन्स की बात करेंगे, विन विन या इस सब चक्कर में ये नहीं फंसेंगे, ठीक है।
प्रिजनर्स डिलेमा गेम 3 यहाँ पे आती है कि सिनेरियो यूज्ड बाय रियलिस्ट टू शो व्हाई कोऑपरेशन इज डिफिकल्ट इवन व्हेन इट इज रैशनल। हाँ, कोऑपरेशन रैशनल है लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट है। सिस्टम ही सब सिक्योरिटी डिलेमा वाले सिस्टम है, रिलेटिव गेन्स वाले सिस्टम है, बैलेंस ऑफ पावर की सिस्टम है, कहाँ पे कोऑपरेट करोगे आप? ठीक है, देन बिलाट बॉल मॉडल एक न्यूरोलिस्ट व्यू, ये भी हमने डिस्कस किया कि कैसे रिजिम टाइप, टाइपोलॉजी एक्सेट्रा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आज बिल्कुल मैटर नहीं करती है। स्टेट बाउंसेस ऑफ ईच अदर बेस्ड ऑन देयर एक्सटर्नल फोर्सेस, पावर स्ट्रक्चर जो भी है, ठीक है, हार्ड पावर जो है। कुछ कुछ जैसे पॉलिटिक्स अमंग नेशन मॉर्गेंथा को बुक बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्ट्रक्चर इज आर मोर इंपॉर्टेंट देन एजेंट्स, केनेट ऑल बोलता है। केनेट ऑल से रिलेटेड टू न्यूरोलिस्ट थ्योरी। मॉर्गेंथा के कौन से प्रिंसिपल नहीं है, तो इसमें पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय यूनिवर्सल मोरल, ये तो मतलब यूनिवर्सल मोरल को पूरा रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। कोर ऑफ रियलिज्म क्या है? पावर, स्टैटिज्म, सर्वाइवल, सेल्फ हेल्प, ठीक है। एथरोप टू 20 इयर्स क्राइसिस, EH कार का बुक है। रियलिज्म में हैंस मॉर्गेंथा आता है। डिफेंसिव रियलिज्म में केनेट वॉल्ट, स्टीफन वॉल्ट, जर्विस, ये सब आते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रियलिज्म। सो नाउ लेट्स सी लिबरलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। लिबरलिज्म को कहा जाता है ऑप्टिमिज्म ऑफ आईआर, ठीक है, बिकॉज दे व्यू ह्यूमन नेचर इन ऑप्टिमिस्टिक वे कि ह्यूमंस आर cooperative, they are peaceful, they have the goodwill, they cooperate, they have the mutual interest, common interest, so it tends to be a sort of a peaceful relation between them. एंड वही ह्यूमन नेचर फिर स्टेट के बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो स्टेट ऑल्सो टेंड्स टू कोऑपरेट, ठीक है। तो जो इसका जो राइज है लिबरलिज्म एज अ थ्योरी इन आईआर, वो हुआ है रियलिज्म के अगेंस्ट, ठीक है, और रियलिज्म का राइज हुआ है आइडियलिज्म के अगेंस्ट। तो ये हमने अच्छे से देखा, हमने जब आइडियलिज्म डिस्कस किया, जब हमने रियलिज्म डिस्कस किया। अब लिबरलिज्म को जब हम डिस्कस करने जाएंगे तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि रियलिस्ट बोलते हैं ना कि ये सब जो पूरा सिस्टम है वो एनार्किक है और इट्स लाइक अ जंगल, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, ठीक है, जो हॉब्स ने जो बोला था वहां से इंस्पायर होके। तो लिबरलिस्ट बोलते हैं कि हर एक इंसान के अंदर एक रीजन होता है, कोऑपरेट करने की एक इच्छा होती है, और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सब अगर एक साथ आ जाए, रीजन, कोऑपरेशन एंड इंस्टीट्यूशंस, दैट जंगल कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ गार्डन, ठीक है, वहां पे रूल हो, वहां पे एक ऑर्डर हो। तो इस तरीके से ह्यूमन नेचर जो होता है वो इसेंशियली पॉजिटिव होता है और रैशनल होता है। वी ऑल आर कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस। सो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो इनविटेबल नहीं है, ठीक है। जैसे रियलिस्ट बोलते हैं कि वॉर इज नेचुरल, वॉर तो होगा ही होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, इनविटेबल है, क्योंकि वहाँ पे जो गेन्स होते हैं वो सही से मतलब वहाँ पे लिबरल्स जो बोलेंगे ना कि मतलब विन विन, दोनों के लिए विन है, लेकिन वहाँ पे एब्सोल्यूट गेन्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सब इश्यूज वहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। तो की फोकस क्या है लिबरलिज्म का? की फोकस है ह्यूमन प्रोग्रेस के ऊपर, ठीक है। और वो बोलते हैं कि हिस्ट्री इज नॉट अ साइक्लिकल, जैसे रियलिस्ट बोलते हैं, बट हिस्ट्री इज ए लीनियर एंड अ प्रोग्रेसिव। मतलब साइक्लिकल मतलब वर्स्ट फेज आएगी, फिर अच्छी फेज आएगी, फिर वर्स्ट फेज आएगी, इस तरीके से पूरा साइकिल रिपीट हो जाता है, उस तरीके से नहीं है। हमेशा हम प्रोग्रेस गेन करते करते आगे जाते हैं। और जो ग्लोबल पॉलिटिक्स होता है, इट इज अ वेरिएबल सम गेम, विन विन गेम होता है, नॉट अ जेरो सम गेम। और जीरो सम गेम मतलब किसी का गेन हुआ तो मेरा बिल्कुल लॉस हुआ, इस तरीके से, ठीक है। और जो इसमें एक रिजेक्शन ऑफ स्टेट एज अ सोल एक्टर होता है, ठीक है। तो बाकी के एक्टर्स भी है, जैसे एनजीओज है, एमएनसीज है, इंडिविजुअल्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि दलाई लामा एक एज ए इंडिविजुअल पर्सन, उनका रोल भी है ना, जब इंडिया चाइना के रिलेशन आते हैं तो वो तो एक फैक्टर तो है ही है। तो इस तरीके से इंडिविजुअल्स आल्सो आर देयर, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह बड़े बड़े एचआर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनका भी रोल रहता है। क्लाइमेट में अब ग्रेटा थंबर्ग है, एज ए इंडिविजुअल वो भी काफी इन्फ्लुएंशियल है। तो ऐसे बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो कि इन्फ्लुएंशियल होते हैं। सो देर आर 4 स्ट्रैंड्स ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है। अगर हम अच्छे से उनको देखें तो एक होता है सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, जहाँ पे पीपल टू पीपल की बात हो रही है कि कॉन्टेक्ट जो है नॉट जस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट्स, बिटवीन स्टेट टू स्टेट, बट ऑल्सो कॉन्टेक्ट्स आर ट्रांसनेशनल एंड इंटरेक्शंस आर देयर बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑल्सो। जैसे कि हम इसको एक एज अ सॉफ्ट पावर भी देख सकते हैं कि हम हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, या उस तरीके से बॉलीवुड की मूवीज बाहर देखी जाती है, या सॉन्ग्स बाहर सुने जाते हैं। तो इस तरीके से पीपल की पीपल में हमारे कुछ लोग वहाँ पे जाके लेक्चर्स देते हैं, वहाँ के हम बड़े बड़े लोगों को या प्रोफेसर्स को या वगैरह स्कॉलर्स को यहाँ पे बुलाते हैं। तो एक बिटवीन ग्रुप्स, बिटवीन इंडिविजुअल्स कॉन्टेक्ट्स होते हैं। तो जेम्स रुस्नो जो है वो बात करते हैं ट्रांसनेशनल नेटवर्क की। वो बोलते हैं कि स्टेट सेंट्रिक मॉडल जो है वो अब ऑब्सोलेट हो चुका है, ठीक है। इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स दे क्रिएट कैस्केडिंग इंटरडिपेंडेंस, और द स्टडी ऑफ ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस इनका बुक था। देन कार्ल ड्यूश जो है वो सिक्योरिटी कम्युनिटी की बात करते हैं, साइबरनेटिक्स की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि
group of people can become integrated to the point where there is a real assurance that the members of that community will not fight each other. ठीक है, तो इस तरीके का अगर जब एश्योरेंस क्रिएट हो जाता है, एक ट्रस्ट, एक म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, तो ऑल दे विल कम टुगेदर। तो उसके उन्होंने 4 कंडीशंस बताई है। एक है इंक्रीज्ड सोशल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ लेबर, मोबिलिटी ऑफ आइडियाज, तो इस तरीके से, ठीक है। देन स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज, जैसे जो कांट बोलता था, ठीक है, पहले इमैनुअल कांट हो, या मतलब कॉमर्स कॉमर्स जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा ट्रेड बढ़ेगा, उतना कंट्रीज के बीच में वॉर नहीं होगा, तो या म्यूचुअल ह्यूमन ट्रांजैक्शंस जो है, तो इस तरीके से, ठीक है। उनका पॉलिटिकल कम्युनिटी नॉर्थ अटलांटिक एरिया ये बुक था। देन जॉर्ज बर्टन जो है वो कॉबेप मॉडल की बात करते हैं, वो अगेंस्ट दी बिलियर्ड बॉल मॉडल जो रियलिज्म का है, ठीक है। तो बिलियर्ड बॉल मॉडल जो है वो हार्ड शेल या कोलाइडिंग, मतलब स्टेट के इंटरेस्ट कोलाइड करते हैं, वो अपने अपने में ही मतलब सेल्फ सफिशिएंट है, या इन द सेल्फ सफिशिएंट इन द सेंस, या वो उनकी जो किसी के ऊपर वो रिलाय नहीं रह सकते, वो खुद के डिसीजन खुद के सेल्फ इंटरेस्ट में लेते हैं, उस तरीके से, ठीक है। उसके जो भी नेशनल इंटरेस्ट है वो प्रायोर रख के वो जो पूरा डिसीजन ले रहे हैं, वो अपने अपने में ही डिसीजन ले रहे हैं, और वो उसके जो डिसीजन है वो शायद हो सकता है जो भी हो एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट करे ना करे, लेकिन कॉबेब मॉडल जो बोलता है वेब जैसा है, एक का डिसीजन दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होते हैं वेयर पुलिंग वन स्ट्रिंग अफेक्ट्स एवरीवन, इस तरीके से। तो ये पूरा वर्ल्ड सोसाइटी बुक इन्होंने लिखा, तो यहाँ से ये पूरा थ्योरी सोशलिस्ट या सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म हम जिसको बोल सकते हैं ये आता है। इसके बाद होता है इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म। यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस तो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है, उसमें ट्रेड हो, इकोनॉमिक्स हो, क्योंकि हर चीज हर जगह पे नहीं उग सकती, या हर चीज हर जगह पे नहीं बन सकती, कोई किसी न कोई ना कोई स्पेशलिटी बनेगी, किसी ना कोई जोग्राफिकल एरिया मैटर करता है, या ट्रेड का जो रूट है वो मैटर करता है, बहुत सारे अदर डायमेंशन होते हैं, रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल है वो मैटर करता है। सो यहाँ पे इकोनॉमिक टाइज एज अ प्रोमोटिंग द पीस, या कॉमर्स प्रोमोटिंग पीस, इस तरीके से देखा जाता है। सो वॉर इज बैड फॉर बिजनेस, कोई भी वॉर हो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, कैपिटल का, रिसोर्सेज का, लोगों का, ह्यूमन कैपिटल का भी डिस्ट्रक्शन होगा, तो कोई भी वॉर हो बैड है। हाई डिवीजन ऑफ लेबर इन द इंटरनेशनल इकोनॉमी मीन स्टेट्स रिलाई ऑन ईच अदर मेकिंग वॉर इरेशनली एक्सपेंसिव, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बोला गया। द ट्रेडिंग स्टेट का कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है रिचर्ड रोजेनक्रेंस का। उसके बाद जैसे जापान, जर्मनी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशन जैसे हो गए, या मिलिट्री पॉलिटिकल स्टेट्स जो है यूएसएसआर, कोल्ड वॉर, यूएसए, या मतलब अलग अलग तरीके से जितना ट्रेड ज्यादा बढ़ेगा उतना वॉर की पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी उन कंट्रीज के बीच में, ठीक है। तो राइज ऑफ ट्रेडिंग स्टेट, एक्शन एंड रिएक्शन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स एक्सेट्रा, ये बुक कुछ बुक्स इंपॉर्टेंट है। नॉर्मन एंजल भी है, द ग्रेट इल्यूजन इन्होंने लिखा, वो बोले कि वॉर जो है वो इकोनॉमिकली फ्यूटाइल बन चुका है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, ठीक है। देन आता है इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म। यहाँ पे लॉज एंड रिजिम्स की बात हो रही है, ठीक है। जो फोकस इज ऑन रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन हो, डब्ल्यूटीओ हो, ईयू हो, दे रिड्यूस द अनसर्टेनिटी। मतलब जो पहले क्या बोला जाता था कि पूरा वो सिस्टम केओस है, देर अनार्की है, लेकिन जब यूएन, डब्ल्यूटीओ, ईयू कुछ रूल्स फिक्स्ड होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, उस लॉ के तहत आपको बिहेव करना होता है, तो पता है कि कौन सा नेशन क्या करेगा, या इस तरीके से हम एग्रीमेंट्स करते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे कुछ बाइंडिंग एग्रीमेंट्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो इट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी एंड फियर ऑफ चीटिंग एंड फियर दैट अदर साइड विल डिफेक्ट, इस तरीके का कुछ फियर नहीं रहता है। सो की आर्गुमेंट क्या है, इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड मेक कमिटमेंट्स क्रेडिबल, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे तो हर हर दो देश आपस में आके भाई कुछ करेंगे, या फिर वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा ना, उस तरीके से अगर हम देखें, या तो वर्ल्ड लेवल पे एक ही कुछ एग्रीमेंट बन रहा है और सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो मतलब इजी हो जाता है, या कुछ एक वर्ल्ड लेवल पे कॉमन मैकेनिज्म जब हो जाता है तो इजी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से liberals institutionalists argue that international organization and international regimes help cooperation between states। तो इस तरीके से, तो इसमें एक रिजीम थ्योरी भी है स्टीफन क्रिजनर की, who defined regimes as a set of implicit or explicit principles, norms and rules and decision making procedures around which actors expectations converge। तो इस तरीके से रिजीम को डिफाइन किया गया है, और ये जो रिजीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म में, क्योंकि रिजीम्स जो होती है वो कौन से प्रिंसिपल, कौन से नॉर्म्स, कौन से रूल्स, डेमोक्रेसी हो या मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, इस तरीके से रूल ऑफ लॉ हो, इस तरीके से कुछ नॉर्म्स या ह्यूमन राइट्स हो, तो हमने कुछ नॉर्म्स सेट किए हुए हैं, पॉवर्टी को कम करना है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। इसके बाद रिपब्लिकन लिबरलिज्म, जिसमें डेमोक्रेसी एंड पीस की बात की गई है, इमैनुअल कांट से थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस था। माइकल डॉयल इन्होंने ये अभी मतलब इन मॉडर्न सेंस डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी वो लेके आए। सो डेमोक्रेसीज डू नॉट गो टू वॉर विद ईच अदर, इस तरीके का ये आर्गुमेंट है, क्योंकि जिन कंट्रीज में डेमोक्रेसी होंगी वहां पे लोग उस तरीके से
इनलाइटेंड होंगे, वो पॉपुलर प्रेशर बिल्डअप करेंगे, तो कोई भी वॉर नहीं हो जाएगा। तो दे माइट फाइट, मतलब नॉन डेमोक्रेसी के बीच में वॉर हो सकता है, लेकिन जो डेमोक्रेसीज जो है उसको जोन ऑफ पीस बोला गया है, ठीक है। जहां जहां भी डेमोक्रेसीज होती है वो जोन ऑफ पीस है। 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेटिक पीस, उसमें रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेशन हो, लीडर्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल हु जनरली डिसलाइक वॉर, ठीक है। आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स दैट क्रिएट अ म्यूचुअल ट्रस्ट। आप अगर देखोगे कभी भी कोई दो वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं, जैसे सपोज हमारे ऑनरेबल पीएम जब यूएस प्रेसिडेंट से मिले, तो एक लेटर जो भी इशू होता है वहाँ पे यही सब ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, इन सब पे हम कॉमन बिलीव करते हैं, ये हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, म्यूचुअल पॉइंट्स है, जो हम दो कंट्रीज को एक साथ लेके आते हैं। इस तरीके से ही स्टेटमेंट्स बाहर निकलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रांसनेशनल इंटरडिपेंडेंस, ट्रेड कनेक्ट्स देयर इंटरेस्ट एक्सेट्रा। सो ये यहाँ पे पूरा इनका बुक था, लिबरलिज्म एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इन इमैनुअल कांट, ये एक्चुअली उसके फोर फादर्स माने जाएंगे। इन्होंने परपेचुअल पीस थ्योरी जो लिखी थी, ठीक है, कि ट्रेड कॉमर्स जितना रहेगा उतना ज्यादा पीस परपेचुअल रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। पीस पैसिफिक फेडरेशन की बात की थी, लीग ऑफ पीस की बात की थी बिटवीन फ्री स्टेट्स, ठीक है। मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स, परपेचुअल पीस, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। देन फ्रांसिस फुकुयामा, इन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री लिखा। या मतलब ये क्या आर्गुमेंट क्या था इसमें? इसमें ये था कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया, बर्लिन वॉल का फॉल हो गया, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो उनको लगा कि अब मतलब जो लिबरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है या जो लिबरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो मतलब ट्रिम्प कर गया, वो जीत गया है। अब वो प्रूव हो गया कि ये बेस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, अभी यही रहेगा। मतलब एंड ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है, मार्क्स क्या बोलता है? हिस्ट्री मतलब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है या डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, उसमें क्या बोलता है? आइडिया का प्रोग्रेशन होता है, राइट। मतलब थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, अगेन फिर दैट सिंथेसिस बिकम्स थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, इस तरीके से एक प्रोग्रेशन होता रहता है। लेकिन वो बोल रहा है कि आप हिस्ट्री एंड्स यार, वो एक्चुअली मार्क्सिज्म को यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है, कि एंड ऑफ हिस्ट्री मतलब एंड ऑफ दैट आइडियाज, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं। देन आता है न्यू लिबरलिज्म, न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो यहाँ पे न्यू न्यू का एक डिबेट भी देखते हैं, न्यू रियलिज्म बिटवीन एंड न्यू लिबरलिज्म, इनके बीच का। तो कॉमन ग्राउंड क्या है? बोथ एक्सेप्ट्स दैट इंटरनेशनल सिस्टम इज एनार्किक एंड स्टेट्स आर प्राइमरी रैशनल एक्टर्स। डिफरेंस क्या है देखो, न्यू रियलिस्ट जो है, जैसे कि वॉल्ट जो है, वो फोकस करता है, मतलब वो क्या, वो रिलेटिव गेन्स की बात करता है। रिलेटिव गेन्स मतलब यहाँ पे क्या है कि हु गेन्स मोर, इफ आई गेन 5 एंड यू गेन 10 देन आई लूज, ठीक है। तो इसलिए वो मोस्टली उस डील में ही नहीं जाएगा क्योंकि उसको ज्यादा फायदा हो रहा है। इस तरीके से न्यू रियलिस्ट सोच है। और न्यू लिबरल्स जो होते हैं, केहोन जो है, वो बोलेगा एब्सोल्यूट गेन्स की बात करते हैं। मतलब डू आई गेन, इफ आई गेन इवन 5 और ही गेन 10, स्टिल आई गेन 5, सो आई विल कोऑपरेट, इस तरीके से। मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है यार, मुझे एटलीस्ट 5 तो मिल रहा है, मतलब मेरे पास कुछ इंडस्ट्री तो आ रही है, चलो चलो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है कोई, ठीक है, कुछ भी नहीं है अभी, लेकिन एटलीस्ट कुछ इंडस्ट्री आ रही है, कुछ हो रहा है, तो ठीक है, उसको ज्यादा फायदा हो रहा है, एट द एंड प्रॉफिट तो उसको ही होगा। लेकिन मेरे यहाँ पे भी तो जॉब क्रिएट हो रहा है, मेरे यहाँ पे भी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ इंफ्रा डेवलप हो रहा है, तो इस तरीके से एटलीस्ट कुछ तो गेन हो रहा है, ऐसे ही न्यू लिबरल सोचते हैं, तो इसलिए दे गो फॉर द एब्सोल्यूट गेन्स। सो outcome is neoliberals argue that institutions can help states overcome that fear of cheating, allowing them to pursue the absolute gains. देन की थिंकर्स क्या क्या है न्यू लिबरलिज्म में? एक तो रॉबर्ट कियोन एंड जोसेफ ना, ये दोनों जो यहाँ पे है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स वर्ड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो इंटरडिपेंडेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स है, कैसे कॉम्प्लेक्स है वो भी देखेंगे, ठीक है। देन पावर एंड इंटरडिपेंडेंस इनका इंपॉर्टेंट बुक था। इनमें अलग अलग, जब जेएनयू था हमारे यहाँ पे, जब सीयूटी पीजी नहीं हुआ था, जिस ईयर मैंने दिया था, ठीक है, तो उस ईयर जेएनयू का अलग से एग्जाम होता था, तो इसमें इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आए थे कि कौन सा बुक इन्होंने इंडिविजुअली लिखा है, कौन सा बुक इन दोनों ने मिलकर लिखा है, ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं पहले, अभी का नहीं पता, ठीक है, अभी इस टाइप के क्वेश्चंस आए ना आए। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की बात इन्होंने की है। एक है मल्टीपल चैनल्स, मतलब सोसाइटीज आर कनेक्टेड नॉट जस्ट बाय फॉरेन ऑफिसेज बट बाय इनफॉर्मल राइट्स, एमएनसीज, एनजीओज एक्सेट्रा। तो कॉम्प्लेक्स रिलेशन बन जाता है पूरा, बिटवीन एनजीओज, बिटवीन एमएनसीज, बिटवीन फॉर्मल टाइज, उन सब का मिला के। एब्सेंस ऑफ हायरार्की अमंग इश्यूज, तो कोई इश्यू मतलब हाई पॉलिटिक्स लो पॉलिटिक्स को ये रिजेक्ट कर रहे हैं। हाई पॉलिटिक्स मतलब क्या? मटेरियल गेन्स, जहाँ पे आर्मी या हार्ड पावर की बात हो रही है। और लो पॉलिटिक्स मतलब जो ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी, इसको लो पॉलिटिक्स समझते हैं। यो पॉलिटिक्स ऐसी कोई हायरार्की एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। सो ट्रेड, एनवायरमेंट, ह्यूमन राइट्स, ऑल मैटर्स, ठीक है। देन माइनर रोल ऑफ मिलिट्री फोर्स, अभी जितना ज्यादा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और मतलब सब ट्रेड कॉमर्स बढ़ रहा है, कंट्रीज के बीच में जो बॉर्डर्स थी वो पोरस हो रही है, तो मिलिट्री का रोल अब कम होता जाएगा, इस तरीके सा आर्गुमेंट यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल, यूएस कैन नॉट बॉम्ब कनाडा टू सॉल्व अ ट्रेड वॉर एक्सेट्रा, इस तरीके से वो लोग देखते हैं। सो देन आती है इंटीग्रेशन थ्योरी, जिसको फंक्शनलिज्म कहा जाता है। ईयू आपके सिलेबस में है। ईयू का डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ये दो थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। सो हाउ डू स्टेट्स मर्ज और इंटीग्रेट, तो यहाँ पे ईयू मॉडल का इन्होंने स्टडी किया था अच्छे से। एक होता है डेविड मित्रेने का फंक्शनलिज्म।
मतलब यहाँ पे क्या है कि कोऑपरेशन शुड स्टार्ट इन अ टेक्निकल एंड इकोनॉमिक एरियाज, क्योंकि टेक्निकल एंड इकोनॉमिक एरियाज पे ज्यादा आपके इश्यूज नहीं होते। जैसे कि आप सपोज एग्जांपल ले लो हाइपोथेटिकली, फॉर हाइपोथेटिकली क्या, रियल एग्जांपल भी ले सकते हो एज रियल एग्जांपल। भारत एंड पाकिस्तान, दीज आर टू कंट्रीज, ठीक है। अब उनमें सीधा अगर कश्मीर का इशू लेके आए तो कोई कॉपरेशन ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों का भी एक स्टैंड है, ठीक है। मतलब कश्मीर तो इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, इंडिया का स्टैंड है, उनका एक अलग स्टैंड है। तो इस तरीके से कोई कॉपरेशन नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा, तो ठीक है भाई, तुम वाटर की बात कर लो, वाटर शेयरिंग, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी हमारे बीच में साइन हुई, या तुम फिर कुछ रेफ्यूजीज की बात कर लो, रेफ्यूजीज इन द सेंस जो पार्टीशन के टाइम हुए थे उसके ऊपर कुछ एग्रीमेंट्स, लियाकत एग्रीमेंट वगैरह साइन हुए, या कुछ मतलब जो टेक्निकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज है, ट्रेड, वाटर, इसके रिगार्डिंग कुछ तुम एटलीस्ट स्टार्ट कर दो। यहाँ पे टेक्नोक्रेट्स है जो मैनेज बाय एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं। सो सक्सेस हियर विल स्पिल ओवर इनटू पॉलिटिकल एरियाज, धीरे धीरे वो स्पिल ओवर हो जाएगा। तो इस तरीके से पीस बाय पीसेस, धीरे धीरे इस तरीके से एक वर्किंग पीस सिस्टम की बात, या फंक्शनल थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, एक फंक्शनल रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है। एक कुछ फंक्शनल एरियाज है, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक एरियाज पे डोमिनेटली बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बाद में इसके ऊपर बिल्ड करते हैं अर्न हैस, वो बोलते हैं उसको, उनको न्यू फंक्शनलिस्ट बोला जाता है। तो वो स्पिल ओवर इफेक्ट की बात करेंगे। वो क्या बोलेंगे, कोऑपरेशन इन वन सेक्टर, जैसे कि यूरोपियन यूनियन का एग्जांपल देंगे। स्टार्टिंग में यूरोपियन यूनियन एस्टेब्लिश कैसे हुआ था, एज अ कोल एंड स्टील कम्युनिटी एस्टेब्लिश हुआ था। तो ठीक है, तो इट क्रिएट्स प्रेशर फॉर कोऑपरेशन इन रिलेटेड सेक्टर। अगर एक साथ सब मिलकर ट्रेड एंड स्टील में कोऑपरेट कर रहे हैं तो धीरे धीरे उनमें ट्रांसपोर्ट भी एक जैसा हो जाएगा, उनमें करेंसी भी एक जैसी हो जाएगी, अभी यूरो जो करेंसी है, ठीक है। तो इस तरीके से इवेंचुअली लीडिंग टू पॉलिटिकल यूनियन, अभी एक यूरोपियन यूनियन पूरा पॉलिटिकल यूनियन सॉर्ट ऑफ मतलब बन गया है। तो इस तरीके से यूनाइटिंग ऑफ यूरोप या बियॉन्ड द नेशन स्टेट, ये बुक्स इन्होंने लिखे। तो इस तरीके से कैसे स्पिल ओवर हो जाता है बाकी के सेक्टर्स में, वो इस तरीके की बात यहाँ पे न्यू फंक्शनलिस्ट करते हैं। सो की कंसेप्ट्स क्या क्या है, देखो, हाई पॉलिटिक्स एंड लो पॉलिटिक्स। हाई रियलिज्म ऑब्सेस्ड विद हाई पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, वॉर, सर्वाइवल, मटेरियल गेन्स। लिबरलिज्म एलिवेट्स लो पॉलिटिक्स, मतलब इकोनॉमीज हो, इन्वायरमेंट, सोशल वेलफेयर एक्सेट्रा, इक्वल इंपॉर्टेंस इनको भी देते हैं। जीरो सम वर्सेस नॉन सम। रियलिज्म जो है वो जीरो सम, मतलब माई गेन और यूर लॉस, इस तरीके से ही देखते हैं, ठीक है। लिबरलिज्म जो है वो नॉन जीरो सम या पॉजिटिव सम गेन, विन विन, इस तरीके से देखते हैं। इंग्लिश स्कूल भी यहाँ पे है। इंग्लिश स्कूल मतलब क्या है कि सोसाइटी के बीच में, मतलब यहाँ पे ह्यूगो ग्रेटोस को एज ए फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा गया है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज नॉट मेरली एन एनार्की या पावर ड्रिवन सिस्टम जैसे रियलिस्ट बोलते हैं, बट इट इज स्ट्रक्चर्ड एज ए इंटरनेशनल सोसाइटी वेयर स्टेट्स आर बाउंड बाय शेयर्ड नॉर्म्स, रूल्स एंड इंस्टीट्यूशन। तो शेयर्ड नॉर्म्स, रूल्स कहाँ पे जनरेट होते हैं, सोसाइटी में जनरेट होते हैं। इट पोजिशंस इटसेल्फ एज अ मिडल ग्राउंड बिटवीन रियलिज्म एंड लिबरलिज्म, के बीच का एक मिडल ग्राउंड जैसा इंग्लिश स्कूल या उसकी इंटरनेशनल सोसाइटी अप्रोच भी कहा जाता है। बिटवीन कंस्ट्रक्टिविज्म, इन सबके बीच में वो खुद को अपोजिट करता है। and emphasizing that cooperation exists alongside competition through diplomatic, legal and balancing mechanism। इस तरीके का आर्गुमेंट इन्होंने किया हुआ है। हेडली बुल या अलग 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 वेंडेट या ऐसे कुछ कुछ स्कॉलर्स यहाँ पे आते हैं। सॉफ्ट पावर, जोसेफ नाय बात करते हैं सॉफ्ट पावर की, द एबिलिटी टू गेट व्हाट यू वांट थ्रू अट्रैक्शन रादर देन कोएर्शन। कल्चर हो, पॉलिटिकल वैल्यूज, फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी, या आपकी मूवीज, योगा, जैसे इंडिया के बारे में बोला जाता है, योगा है अभी, या आयुष है, अलग अलग आयुर्वेदा है, ठीक है। इस तरीके से ग्लोबल गवर्नेंस, द मूवमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट हायरार्किकल टू गवर्नेंस, नेटवर्क, मल्टी एक्टर मैनेजमेंट इन ग्लोबल इश्यूज, इस तरीके की बात की गई है। सो क्या क्या पीवाईक्यूज अगर हम कुछ देखें इनके ऊपर, तो हु प्रोपोगेटेड द टर्म कॉम्प्लेसेंट डिपेंडेंस पूछा गया था आपके एग्जाम में, ठीक है। के ओन ना है। लिबरल इंस्टीट्यूशंस आर्ग्यू दैट कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल रिजीम्स हेल्प कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट, ये आया था। विच थ्योरी फोकसेस ऑन स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, एनार्की बट आर्ग्यूज फॉर कोऑपरेशन। सो न्यू लिबरलिज्म एंड इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म। कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी कम्युनिटी किसकी है, कार्ल ड्यूश की। परपेचुअल पीस थ्योरी इमैनुअल कांट की। डिफेंसिव रियलिज्म केनेट वॉल्ट का है, स्टीफन वॉल्ट या जर्विस। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के फीचर्स क्या है, लो पॉलिटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स और हाई पॉलिटिक्स ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। सो अगर स्कॉलर्स को ब्रॉडली अगर एक ही साथ देखें तो पहले इमैनुअल कांट को फोरफादर बोला जाएगा, परपेचुअल पीस थ्योरी, ठीक है। रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूट लीड्स टू पीस, इस तरीके से रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन लीड्स टू पीस, इस तरीके से। नॉर्मन एंगल्स का द ग्रेट इल्यूजन, वॉर इज इकोनॉमिकली फ्यूटाइल। डेविड मित्र ने का वर्किंग पीस सिस्टम, फंक्शनलिज्म। देन कार्ल ड्यूश का पॉलिटिकल कम्युनिटी या साइबरनेटिक सिक्योरिटी कम्युनिटीज, इस तरीके से। अर्न हस का यूनाइटिंग ऑफ यूरोप या न्यू फंक्शनलिस्ट, स्पिल ओवर की बात करते हैं। जॉन बर्टन का वर्ल्ड सोसाइटी, कॉबे मॉडल की बात वो करते हैं। केहोन एंड नाय पावर एंड इंटरडिपेंडेंस, सॉफ्ट पावर, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं। माइकल डॉयले जो है वो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी की बात करते हैं। लिबरलिज्म एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जोन ऑफ पीस, डेमोक्रेसी एज अ जोन ऑफ पीस की बात करते हैं। डेमोक्रेसी नेवर गो टू वॉर एक्सेट्रा। एंड फ्रांसिस फुकुयामा द नेशनल इंटरेस्ट या द एंड ऑफ हिस्ट्री, इस तरीके से लिबरलिज्म एज अ वन, मतलब ट्रम्प, इसकी बात वो करते हैं। ये तो पूरा लिबरलिज्म लगभग यहाँ पे आपका खत्म हुआ।